631 डेविलॉलजी। स्टिपल का बेस काले पत्थर की ईंटों से बना था और एक विशाल पिलर गर्व से ऊपर उठ रहा था। लूमियन को एक विशाल के किंगडम में आए किसी विजिटर जैसा महसूस हुआ जब वो इस बड़े और धुंधले उजाले वाली जगह में चला। कभी कभार दिखने वाले लंबे निवासी जो बिना किसी मेहनत के उसके ऊपर टावर की तरह खड़े थे, उन्होंने इस छाप को और बढ़ा दिया। दीवार पर लगे संकेतों की मदद से वो तीसरी मंजिल पर चढ़ा, जहां प्रभावशाली बुकशेल्फ्स की कतारें दिखाई दी। लाइब्रेरी का कस्टोडियन लिनन के रोब में लिपटा एक बुजुर्ग व्यक्ति उस जगह की देखरेख कर रहा था। बैठे होने पर भी वो लूमियन की हाइट के बराबर था और उसकी हल्की ग्रे स्किन पर उम्र के निशान थे। बकरी की खाल से बनी किताब में डूबे हुए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने लूमियन के आने पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र मजबूती से टेक्स्ट पर टिकी थी। लूमियन ने अपनी खोज के लिए परमिशन लेने में जल्दबाजी नहीं की। वो लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और बुकशेल्फ्स की हर कतार पर पोस्ट की गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उस सेक्शन में पहुंचा जहां मिथकीय किताबें रखी थीं। उसने अपनी उंगली पुरानी लेदर से बंधी किताब और ताज़ी कॉपी किए गए पेजों वाली एक दूसरी किताब पर फेरी और एक ऐसी किताब चुनी जिसमें क्रिएशन मिथ्स का वर्णन था। बुकशेल्फ के सामने लूमियन ने लापरवाही से इसके पन्ने पलटे, लेकिन फिर किताब को वापस रख दिया। वो इसे समझ नहीं सका। शब्द जोटन में थे। ये प्राचीन भाषा जो जायंट्स की बियॉन्डर रेस से जुड़ी थी, कुदरत की ताकतों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती थी। ड्रैगोनीज, एल्विश और प्राचीन हर्मीज के साथ जोटन का मिस्टिसिज्म में बहुत बड़ा महत्व था। हालांकि लूमियन ने प्राचीन हर्मेस और हर्मेस में महारत हासिल कर ली थी, जोटन एक ऐसी भाषा बनी रही जिसे उसने पहचाना तो था, लेकिन पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था। वो उस प्राचीन किताब के टाइटल को मुश्किल से पढ़ सका, लेकिन उसके कंटेंट को नहीं समझ पाया। उसकी नज़रों ने उस प्राचीन किताब की एक मैचिंग कॉपी ढूंढ निकाली, जो इस बार प्राचीन फेसैक में लिखी गई थी, एक मानवीय भाषा जो सुपरनैचुरल प्रभाव से मुक्त थी। लूमियन के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने सॉफ्ट कवर वाली किताब निकाली और खिड़की के पास रीडिंग एरिया में बैठ गया। इस पूरी प्रोसेस के दौरान किसी ने भी दखल नहीं दिया या कोई चेतावनी नहीं दी। ये लाइब्रेरी पूरी तरह से सभी के लिए खुली है। यहाँ तक कि जो लोग सिल्वर के नए शहर में नहीं रहते, वे भी इसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या किताब उधार लेना मना है? या शायद इस लेवल का ज्ञान गोपनीय नहीं माना जाता? लूमियन ने सोचा, अपनी रफ्तार बनाए रखते हुए। वो बियॉन्डर क्रिएचर्स को समर्पित सेक्शन से गुजरा और उसकी तेज नज़रों ने डेविलॉलजी टाइटल वाली एक किताब पकड़ ली। डेविलॉलजी। हाल की घटनाओं को याद करते हुए लूमियन ने उसकी मैचिंग कॉपी उठा ली। रीडिंग एरिया में उसने एक ऐसी जगह चुनी जो सीधी धूप से बची थी, लेकिन फिर भी रोशनी से भरपूर थी। बैठकर उसने डेविलॉलजी के पेजों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ा, लूमियन की आंखें फटी रह गईं और उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। क्या वाकई इस तरह का ज्ञान जनता के लिए उपलब्ध होना ठीक है? जानकारी का हर हिस्सा अनमोल था। डेविलॉलजी किताब में डेविल्स में बदलने के बाद विभिन्न प्रजातियों के जीवों के लक्षणों और व्यवहारों को बारीकी से बताया गया था। इसमें एक ही प्रजाति के भीतर अलग अलग पर्सनालिटी वाले डेविल्स का डिटेल एनालिसिस भी दिया गया था। जो लोग लड़ाई में डेविल पाथवे के बियॉन्डर्स का सामना कर रहे थे, उनके लिए इस किताब की वैल्यू एक शक्तिशाली ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट या उसके बराबर की मिस्टिकल आइटम जितनी थी। इसके अलावा सिल्वर के नए शहर को ऐसा ज्ञान कैसे मिला? इसकी संभावना कम है कि वे सैकड़ों डेविल्स को मारे बिना क्रिएचर इलस्ट्रेशन तैयार कर सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के हाफ जायंट्स और जायंट्स डेविल हंटर्स हैं? शायद प्राचीन समय में जब डेविल्स ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने दूसरे गुटों के साथ जानकारी साझा की थी। जैसे जैसे लूमियन पढ़ता गया, वो और अधिक चिंतित होता गया। आधे रास्ते में उसने अपनी धड़कती हुई कनपटियों की मालिश की, अपनी स्पिरिचुअलिटी में तेजी से कमी महसूस करते हुए। लूमियन ने डेविलॉलजी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया, सिल्वर के नए शहर के क्रिएशन मिथ्स को एक्सप्लोर करने और एक ज़रूरी ब्रेक लेने का इरादा किया। शुरुआत से ही क्रिएशन मिथ में लिखा था, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान ने गहरी नींद में जाने से पहले सब कुछ बनाया। उन मिथकीय जातियों के बीच जिन्हें उन्होंने बनाया, जायंट किंग ऑर्मियर, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंड कीवेल्ट, एल्फ किंग सोनियाथ्रिम, वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ, डेविल किंग फारबाउटी, फिनिक्स एंसेस्टर ग्रेग्रेस, म्यूटेंट किंग क्वास्टीर और किंग ऑफ डेमोनिक वोल्स, फ्लीग्रिया शक्तिशाली और पागल जीवों के रूप में उभरे। उन्होंने भगवान द्वारा छोड़े गए अधिकार को आपस में बांट लिया और उन प्राचीन देवताओं में बदल गए जो आसमान, जमीन, समुद्र, हकीकत, स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल रियलम पर शासन करते थे। अचानक एक ग्रे स्किन वाली उंगली ने पेज पर एक खास जगह को थपथपाया। एक बूढ़ी, फटी हुई आवाज गूंजी, इस नाम को किसी भी बियॉन्डर भाषा में मत बोलना। लूमियन ने ऊपर देखा। वो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर को अपने पास खड़ा पाकर हैरान रह गया, जो पहले अपनी किताबों में डूबा हुआ था और अचानक कहीं से आ गया था। एक हंटर के रूप में लूमियन बेखबर रहा।
इसका कुछ कारण डेविलॉलजी पढ़ने से होने वाली सुस्ती थी, लेकिन ये लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी सांस और हलचल को छिपाने की निपुणता को भी दर्शाता था, खासकर तब जब उसका कद 3 मीटर से ज्यादा था। लूमियन ने अपना ध्यान उस नाम की ओर लगाया जिसे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने इशारा किया था। डेविल मोनार्क फारबॉटी। लूमियन की पूछताछ का इंतजार किए बिना जायंट जैसे लक्षणों वाले लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी उंगली कुछ सेंटीमीटर खिसकाई और कहा, इस नाम को भी किसी बियॉन्डर भाषा में न बोलना ही बेहतर है। लूमियन ने उंगली की हलचल को फॉलो किया और चुपचाप अपने मन में उस नाम को नोट किया, वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ। मुझे इसके बारे में पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं है? लूमियन ने बिना किसी संकोच के अपनी अज्ञानता जाहिर की। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने गहरी आवाज में कहा, डेविल मोनार्क अभी भी जीवित है। ये भयानक प्राचीन देवता जीवित लोगों के बीच बना हुआ है और वैम्पायर एंसेस्टर के भी जीवित होने का संदेह है। हाल के समय में शहर में एक व्यक्ति ने लिलिथ नाम को जोटन में बोलने के बाद परेशानियों का सामना किया था। हालांकि उनकी जान को खतरा नहीं था, लेकिन उन्हें लंबे समय तक कष्ट सहना पड़ा। प्राचीन देवता, ऐसी संस्थाएं जिन्होंने कभी प्राचीन सन गॉड के युग से पहले दुनिया पर शासन किया था। लूमियन ने अपने सीमित ज्ञान के टुकड़ों को याद किया और सोच समझकर पूछा, क्या प्राचीन सन गॉड ने मानवता को इन प्राचीन देवताओं के शासन से बचाया था? 3 मीटर से अधिक ऊंचे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने आखिरी पेज पलटा और इशारा किया। लूमियन ने विवरण पढ़ा। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान नींद से जागे, प्राचीन देवताओं को हराने और अपने अधिकार वापस पाने के लिए धरती से ऊपर उठे। नोट: वर्तमान युग में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान को प्राचीन सन गॉड के रूप में भी जाना जाता है। वाकई 8 प्राचीन देवताओं में से डेविल मोनार्क फारबॉटी अभी भी जीवित है। वैम्पायर एंसेस्टर लिलिथ के जीवित होने का संदेह है और बाकी खत्म हो गए हैं। जायंट किंग ऑर्मीर, यह नाम परिचित क्यों लगता है? प्रोविंशियल कैपिटल अपनी रेड वाइन और शैंपेन के लिए मशहूर है। जायंट किंग के साथ इसका क्या संबंध है? लूमियन ने सावधानी से पूछा, क्या इन दो नामों को साधारण इंसानी भाषा में बोला जा सकता है? वैम्पायर एंसेस्टर का नाम ठीक है, लेकिन डेविल मोनार्क के नाम से बचना ही बेहतर है। आपको इसे लिखने में भी सावधानी बरतनी चाहिए, विशाल लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने जवाब दिया। हम अनिश्चित हैं कि क्या डेविल मोनार्क के पास कोई विशेष शक्तियां हैं। लिखने में भी सावधानी बरतें। क्या सभी डेमन्स ऐसे ही होते हैं? हाँ, डेविल पाथवे के देवता अभी भी जीवित हैं, जो सेकंड एपोक के समय से एक प्राचीन अस्तित्व हैं। लूमियन बुदबुदाया, उसका दिल धड़क उठा। उसने अपने ट्रैवलर बैग से लव इनकेंटेशन वाला एक नोट निकाला। क्या आपने पहले कभी ये नाम सुना है? मेरा सामना एक डेमन से हुआ था जिसने खुद की पहचान इसी रूप में की थी। दूसरों की तरह इसे बोला या लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ सोचा जा सकता है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने उस नोट को एक ऐसे हाथ से लिया जो लूमियन के सिर को ढकने में सक्षम था। उसकी नज़र नेबोर डिस्ली नाम पर पड़ी। वो गहरी सोच में डूब गया। 1 या 2 मिनट के बाद उसने चुपचाप बुकशेल्फ के अंदर एक छिपी हुई जगह से एक कॉपी निकाली। किताब का टाइटल था ए समरी ऑफ रूमर्स एंड हियरसे बिफोर द कैटेक्लिज्म 1। कितना साधारण नाम है। लूमियन ने देखा कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने नई मिली किताब को खोला और टेक्स्ट की एक खास लाइन की ओर इशारा किया। जैसा कि उम्मीद थी, ये यही है। लूमियन ने अपनी नजरें जमाई और चुपचाप पढ़ा। डेविल मोनार्क फारबॉटी द्वारा डेविल्स को वापस एबिस में ले जाने के बाद कभी कभार डेमन्स द्वारा इंसानों को ललचाने की अफवाहें बनी रहीं। डेमन्स इन नामों के तहत काम करते थे: बीएल बुबली, आल्मोस, सामाएल, लिलातान और नबोर डिस्ली। एक हाई रैंकिंग डेमन हंटर ने अनुमान लगाया कि ये नाम डेविल मोनार्क फारबॉटी के उपनामों को छिपाते हैं। डेविल मोनार्क फारबॉटी का उपनाम? लूमियन को एक झटका महसूस हुआ और उसकी पीठ पर पसीने की एक पतली परत आ गई। क्या नबोर डिस्ली डेविल मोनार्क हो सकता है? वो सील्ड खून के रंग वाला डेमन ही डेविल मोनार्क था? नहीं, ये मुमकिन नहीं लगता। अगर ये वाकई कोई प्राचीन देवता होता तो सपने में उसके रूप की सिर्फ एक झलक देखने से मेरी आंखें नहीं फटती। मैं तुरंत अपना आपा खो देता। हाँ, शायद फारबॉटी का छद्म नाम इन नामों में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नबोर डिस्ले ही वो है। लूमियन ने अपने दाहिने हाथ से अपना माथा पोंछा, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर से बात करते हुए एक मुस्कान लाने की कोशिश की। एक विदेशी के रूप में, क्या मुझे वास्तव में इन किताबों को पढ़ने की अनुमति है? इनमें जो ज्ञान है वो अत्यंत कीमती है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने शांति से जवाब दिया, चीफ ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि आप मिस्टर फूल के ब्लेस्ड हैं। बहुत अच्छा। लूमियन को यह मज़ेदार लगा। जाहिर है, हर विदेशी इस लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच सकता था। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने आगे कोई चेतावनी नहीं दी। उसने प्री कैटेक्लिज्म अफवाहों वाली किताब ली और लूमियन के पास से चला गया।
लूमियन ने डेविलॉलजी और क्रिएशन टेल्स को बारी बारी से पढ़ना जारी रखा, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेता रहा। जैसे ही शाम हुई, उसने मुश्किल से दोनों किताबें खत्म की और ट्विन टावर्स से निकल गया। अपनी दबी हुई स्पिरिचुअलिटी को रिलीज करते हुए लूमियन वापस पोर्ट हाथ के बेरीज में टेलीपोर्ट हो गया। अभी भी चमकते हुए आसमान को देखते हुए लूमियन ने कंफर्म किया कि हाथ आइलैंड के डेमन लीजेंड्स की जांच अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई है। मामला उसकी पहुंच से बाहर की जटिलताओं में फंस गया था। उसने अपने अगले कदमों और योजनाओं के बारे में अब और संकोच नहीं किया, क्योंकि उसने अभी तक कॉन्स्पिरर पोशन को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किया था। इसलिए उसने वेस्ट बालम जाने और हिसोका को खोजने का फैसला किया। वहां वो पोशन को डाइजेस्ट करने और एडवांसमेंट रिचुअल को पूरा करने के लिए शिकार करेगा। 632 कंस्पिरेसी। देर रात ट्रायर में ऑन्गुलियम डिफ्रांसवा एक छोटे एनालाइजर और रेडियो ट्रांसीवर के सामने बैठा था। वो ध्यान से क्लिक्स को सुन रहा था और देख रहा था, क्योंकि एक मैकेनिकल टाइपराइटर द्वारा एक ट्रांसलेटेड टेलीग्राम तैयार किया जा रहा था। ऊपर सिग्नेचर में बस हिडन ब्लेड लिखा था। कुछ मैसेज एक्सचेंज करने के बाद अंगुल में शांत रहा। उसने टेलीग्राम उठाया और तेजी से उसके कंटेंट को पढ़ा। ओम, जब आप रोज हाई रैंकिंग सरकारी अधिकारियों और संसद के सदस्यों की सुरक्षा कर रहे होते हैं, तो क्या आप पर्सनल पलों जैसे अफेयर्स या वॉशरूम जाने के दौरान भी उनके पीछे जाते हैं? अंगुलेमे के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने हिडन ब्लेड को यह जवाब देने के बारे में सोचा कि दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। हालांकि पलक झपकते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने मैकेनिकल टाइपराइटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, तुम कौन सा अपराध करने का इरादा रखती हो? कौन सा हाई रैंकिंग सरकारी अधिकारी या संसद का सदस्य तुम्हारा असैसिनेशन टारगेट है? लानत है। फ्रैंका, जो अपने अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम में बैठी थी, असहज होकर छटपटाने लगी। उसे ऐसा क्यों लगा जैसे उसका पुलिस इंटेरोगेशन हो रहा हो? वो मन ही मन सूखी हंसी हंसी और मैकेनिकल टाइपराइटर पर जवाब दिया, मैं बस उत्सुक हूँ। उनके पीछे जाना अजीब होगा, और ऐसा न करने से सुरक्षा में कोई कमी आ सकती है जिसका फायदा दूसरे आसानी से उठा सकते हैं। उसने वर्तमान सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर से जुड़ी किसी भी योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद 007 ने एक नया टेलीग्राम भेजा, मैं शायद ही कभी ऐसे मिशन करता हूँ। शुरू में मैं बियॉन्डर घटनाओं को देखता था और कल्टिस्ट से लड़ता था। बाद में मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे अब डेली प्रोटेक्शन ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेना पड़ता। मेरे ज्ञान और सीमित अनुभव के आधार पर हमें प्रोटेक्टेड व्यक्ति का पीछा करना पड़ता है जहां भी वे जाते हैं। अगर वे कोई अफेयर करना चुनते हैं, तो हम में से कम एक व्यक्ति सावधानी से कोर्ट रैक के पास खड़ा रहेगा और नजर रखेगा। अगर समय मिले तो हम पहले से ही टारगेट की पहचान और बैकग्राउंड की जांच कर लेते हैं। अगर प्रोटेक्टेड व्यक्ति वॉशरूम में जाता है, तो हम में से एक उनके साथ बाहर इंतजार करता है। सीवर, वेंटिलेशन पाइप और परछाइयों से होने वाले संभावित खतरों से रक्षा करता है। हालांकि एक अपवाद है, अगर प्रोटेक्टेड व्यक्ति मजबूती से रिक्वेस्ट करता है और प्राइवेसी के लिए छूट लिख कर देता है, तो हम उनकी प्राइवेसी का सम्मान कर सकते हैं। आखिरकार हम उनके माता पिता नहीं हैं जो उनके हर कदम की रक्षा करने के लिए मजबूर हों। अगर वे खत्म हो जाते हैं, तो कोई और उनकी जगह ले लेगा। 3 पैरों वाला मेंढक ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन हाई रैंकिंग सरकारी अधिकारी और सांसद बनने की चाह रखने वाले लोग एवेन्यू डू बुलवार्ड को भर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकारियों और सांसदों के पास अक्सर असाधारण दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता नहीं होती। जो मायने रखता है वो उनका पद है, व्यक्ति नहीं। बहुत कम हाई रैंकिंग अधिकारी और सांसद प्राइवेसी के लिए छूट लिखना चुनते हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी टीम के साथ गोपनीय मामलों पर चर्चा करते समय ऐसा करते हैं। 007, क्या आपने इतना ओवरटाइम किया है कि आपके मन में कड़वाहट भर गई है? फ्रांका मन ही मन हंसी। उसे लगा कि 007 उतना शांत और बेफिक्र नहीं था जितना वो पसंद करती। अगर ये लोइन के 2 सदस्य होते, तो वे शायद कहते, ये ठीक है अगर ज्यादातर हाई रैंकिंग अधिकारी जो असली मामलों से नहीं निपटते या सांसद जो केवल भाषण देते हैं मर जाते हैं। उनकी जगह पर घुंघराले बालों वाले बबून भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कम से कम बबून नीतियां बनाने या निजी फायदे के लिए काम करने के लिए अपना सिर नहीं पटकेंगे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और दिखावा करने की इच्छा के बारे में शेखी नहीं बघारेंगे। वे बस केले खाएंगे और खुशी से खेलेंगे। ये पूरे देश के लिए सबसे कम हानिकारक चीज होगी। फ्रैंका ने 007 का टेलीग्राम फिर से पढ़ा और जेना की ओर मुड़ी, जो बिस्तर के पास बैठी थी। सुरक्षा के उपाय सख्त हैं और फायदा उठाने के लिए कोई खामी नहीं है। हाँ, प्यूरिफायर्स के साथ भी ऐसा ही है। मशीनरी, हाइव माइंड और ब्यूरो 8 भी इसी तरह के होने चाहिए। फ्रैंका, जेना और एंथनी काफी समय से जानकारी जुटा रहे थे और उन्होंने कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन फिर भी उन्हें ये असुरक्षित और अनिश्चित लगा। इसलिए उन्होंने मोरान अविग्नी के आसपास की सुरक्षा स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगते हुए 007 से सलाह ली।
एक देश का कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मोरान अविग्नी असैसिनेशन के लिए कोई आसान टारगेट नहीं था। इसके अलावा फ्रैंका और दूसरों का प्राथमिक लक्ष्य असैसिनेशन नहीं था। भले ही उन्होंने इस पर विचार किया हो, उन्हें स्पिरिट चैनलिंग के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखना था, जिससे ये और भी परेशानी भरा हो जाता। 007 के जवाब के फ्रैंका के सारांश को सुनकर जेना ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर यह कोई और डिमोनेस होती तो वे मोरान अविग्नी को लुभाकर और प्रोटेक्टर से छूट दिलाने के लिए शर्मीले होने का नाटक करके अपनी स्थापित कानूनी पहचान की बलि देना चुन सकती थीं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। मोरान अविग्नी के मिरर पर्सन होने की संभावना है और मिरर पीपल का डीमोनेस पाथवे के साथ गहरा संबंध है। वे अपनी ओर आने वाली किसी डीमोनेस से विशेष रूप से सावधान हो सकते हैं। फ्रैंका शुरू में मोरान अविग्नी के खिलाफ ऑपरेशन में जेना को शामिल करने में हिचकिचाई थी, क्योंकि डीमोनेस ऑफ ब्लैक क्लैरिस गुप्त रूप से निगरानी रखेगी और महत्वपूर्ण पलों में सहायता प्रदान करेगी। यदि उसने जेना को डीमोनेस पाथवे की क्षमताओं का उपयोग करते हुए खोज लिया तो ये जोखिम भरा होगा। हालांकि जेना ने भाग लेने पर जोर दिया। उसका तर्क था, फ्रैंका द्वारा क्लैरिस को यह स्वीकार करने के बाद कि उसने लंबे समय से खुशी का अनुभव नहीं किया है, डीमोनेस ऑफ ब्लैक को संभवतः फ्रैंका के साथ उसके संबंध पर संदेह होगा। आखिरकार फ्रैंका एक महिला ऑर्जी में शामिल होने के बहाने ब्राउन सौरॉन के पास गई थी, इसलिए जेना डीमोनेस ऑफ ब्लैक के सामने एक वैम्पायर की क्षमताओं और कॉम्बैट स्टाइल का प्रदर्शन करना चाहती थी। उसके पास मौजूद मिस्टिकल आइटम उसे प्रभावी ढंग से खुद को छिपाने और पर्याप्त कॉम्बैट स्ट्रेंथ बनाए रखने की अनुमति देगा। शर्त यह थी कि उसे एरो ऑफ द ब्लडथर्स्टी को अच्छी तरह से छिपाना होगा और उसे अपने कपड़ों के नीचे रखना होगा। जहां तक मिरर सब्स्टिट्यूशन की बात है, वो फ्रैंका के साथ मिलकर इसे समझा सकती थी, क्योंकि एंथनी के पास भी एक था। फ्रैंका ने धीरे से कहा था, डीमोनेसिस के पास शुद्ध प्यार भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अजीब तरह से विषय बदल दिया और जेना को भाग लेने की अनुमति दे दी। फ्रैंका ने पालथी मारकर बैठते हुए थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मोरान अविग्नी की ताकत अज्ञात है। वह बहुत दुर्जेय हो सकता है। अगर हम उसे लुभाने की कोशिश करते हैं तो हम उसके शिकार बनने का जोखिम उठाते हैं। अगर वो सतर्क रहा, संभवतः अपनी जान भी गंवा सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं लूमियन को लिखूं और देखूं कि वो क्या सोचता है। फ्रैंका खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसी। जब से उसने ट्रायर छोड़ा है, मेरा दिमाग छुट्टी पर चला गया लगता है। वो अपने पिछले आलस्य का मजाक उड़ा रही थी, ये स्वीकार करते हुए कि वो अक्सर लूमियन को सोचने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंप देती थी, जबकि खुद एक सपोर्टिंग रोल निभाती थी। जेना हंसी और बोली, तुम खुद का मजाक उड़ाने में वाकई अच्छी हो। तुम्हारे बारे में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है। तुम ओपन माइंडेड और खुशमिजाज हो। फ्रैंका हंसी। मजाक माहौल को खुशनुमा बना सकता है और रिश्तों को करीब ला सकता है, लेकिन कभी कभी अगर आप दूसरों की स्वीकार्यता का अंदाजा नहीं लगा सकते तो चिढ़ाना आसानी से मजाक में बदल सकता है। खुद पर कटाक्ष करना सुरक्षित है। जैसे ही दोनों डीमोनेसेस बात कर रही थीं, एक टेलीग्राम आया। ये अभी भी 007 की तरफ से था। टेलीग्राम पढ़ते ही फ्रैंका की आंखें चमक उठी। टेलीग्राम में लिखा था, हिडन ब्लेड, अगर आप अपने टारगेट का खुलासा करती हैं और पर्याप्त कारण बताती हैं तो मैं सहायता देने और आपके कार्यों के साथ विवेकपूर्ण सहयोग करने में सक्षम हो सकता हूँ। वाह, क्या भाई है। फ्रैंका ने मन ही मन तारीफ की और उसकी उंगलियां तेजी से मैकेनिकल टाइपराइटर पर चलीं। बात यह है, मेरे पास वर्तमान में ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर मोरान अविग्नी एक मिरर पर्सन है जिसने ट्रायर में घुसपैठ की है और दशकों से असली मालिक की पहचान अपना ली है। मैंने इसे पहले जाहिर नहीं किया क्योंकि मुझे मोरान अविग्नी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अगर उसे आपके द्वारा पकड़ा जाता है तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि आपको प्रासंगिक जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैंने खुद कार्रवाई करने की योजना बनाई है। उम्मीद की किरण है। फ्रैंका पीछे मुड़ी और खुशी से अपनी तर्जनी और बीच की उंगली जेना की ओर उठाई। जल्द ही 007 ने जवाब दिया, अपनी पिछली जांच के नतीजे और मोरान अविग्नी की जानकारी तुरंत इकट्ठा करें और इसे निर्दिष्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट पर रखें। मैं पहले इसे वेरीफाई करूंगा और एक उपयुक्त पल ढूंढूंगा। मेरे अगले निर्देशों का इंतजार करें। फ्रैंका का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और एक संक्षिप्त टेलीग्राम भेजा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि डीमोनेस सेक्ट का एक डेमिगॉड इस ऑपरेशन में शामिल होगा। सावधानी बरतें। जेना ने इसे चुपचाप पढ़ा और सोच समझकर पूछा, क्या हम अभी भी लूमियन की राय मांग रहे हैं? हाँ, फ्रैंका ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जैसा कि कहावत है, 3 बदबूदार मोची मिलकर रोजेल के बराबर होते हैं। अधिक लोगों के विचार विमर्श से हम बेहतर समाधान खोज सकते हैं। यह किस तरह की कहावत है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं सुना? जेना को शक हुआ कि फ्रैंका इसे मनगढ़ंत बना रही थी।
डॉट डॉट डॉट। क्रिम्सन मून दिखाई नहीं दे रहा था, केवल तारे हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। बेरीज के फर्स्ट क्लास स्वीट में बैठे लूमियन ने ड्यूटनीज टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा, तभी उसका मैसेंजर पेनिटेंट बेनफेल अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। बेनफेल एक काले पादरी के रोब में लिपटा हुआ एक जली हुई लाश जैसा लग रहा था। उसने पत्र सौंप दिया। लूमियन ने उसे पकड़ लिया, कागज पर बची हुई खुशबू को सूंघा। फ्रैंका का पत्र। जेना ने भी इसे पकड़कर पढ़ा था। लूमियन ने अपने मैसेंजर को उत्सुकता से देखते हुए एक कैजुअल निर्णय लिया। उसे लगातार ये एहसास हो रहा था कि पेनिटेंट बेनफेल के पास कई अनकही कहानियां थीं, लेकिन बातचीत करने की हर कोशिश का जवाब सन्नाटे से मिलता था। बेनफेल के स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद लूमियन ने पत्र खोला, अपनी कुर्सी पर झुक गया और आराम से पढ़ा। 007 की मदद से ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। लूमियन अचानक मुस्कुराया और खुद से फुसफुसाया, अगर ये काम नहीं करता है तो वे चारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर पर्सन की डीमोनेसिस के प्रति सतर्कता और उसे लुभाने के लिए उनके पास मौजूद संभावित ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। जब मोरान अविग्नी को विश्वास हो जाएगा कि टारगेट डीमोनेस सेक्ट का एक चारा है जिसके पीछे एक डेमिगॉड छिपा है जो जहर की गोली लेने और बम पहुंचाने के लिए पीछे हटने की योजना बना रहा है, तो वो खुद को 1 या 2 एंजल्स, 3 से 5 डेमिगॉड्स का सामना करते हुए पाएगा। इस तरह फ्रांका का डीमोनेस सेक्ट मिशन पूरा हो जाएगा। लूमियन के विचार दौड़ने लगे क्योंकि उसने एक के बाद एक योजना बनाई और उसे खारिज कर दिया। कल बेरीज बरसक सागर से रवाना होगी, दक्षिणी महाद्वीप के पानी में यात्रा करेगी। जब समय आएगा तो जहाज को तूफान, मस्ट्रोम और मिस्टिकल घटनाओं से बचने के लिए जटिल मोड़ और घुमाव लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सीधे वेस्ट बालम में अपने डेस्टिनेशन पोर्ट की ओर जा सकता था। अचानक लूमियन को कुछ महसूस हुआ और वो खड़ा हो गया। खिड़की के पास जाकर उसने बाहर झांका। दूर अंधेरे में 3 मस्तूलों वाली एक प्राचीन पाल नौका सेल बोट चुपचाप चल रही थी। जहाज पर कोई रोशनी नहीं थी और डेक पर कोई नहीं टहल रहा था। 633 वेस्ट बालम। लूमियन ने लुगानो से सुना था कि सेफ सी रूट से भटकने वाले जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो सकते हैं। कुछ सालों में वे कभी कभी रात में दिखाई देते थे, बिना किसी लाइट या लोगों के। अब ऐसा ही मामला लग रहा था। अतीत में लूमियन शायद उत्सुकता के कारण टेलीपोर्ट होकर वहां चला जाता और उस 3 मस्तूलों वाली पाल वाली नाव की सेफ रूट में दोबारा एंट्री का फायदा उठाकर उसकी इंटरनल कंडीशन की जांच करता। हालांकि हाथ आइलैंड पर डेमन लीजेंड्स का सामना करने के बाद उसे लगा कि कम उत्सुकता ही बेहतर है। जब तक अंधेरे में यात्रा कर रहा वो निर्जन जहाज हमले या किसी आसन्न खतरे का संकेत नहीं दिखाता। वो इसे बरसक सी के एक अनोखे नज़ारे के रूप में देख सकता था और बस ऑब्जर्व कर सकता था। वो भूरा जहाज धीरे धीरे दूर होता गया, अपने पीछे बस लहरों को छोड़ गया। अचानक लूमियन ने अपनी असाधारण नज़र का इस्तेमाल करते हुए केबिन की सबसे ऊपरी खिड़की के एक खुले छेद से चुपचाप बाहर घूरता हुआ एक चेहरा देखा। वो चेहरा सूखा हुआ और सफ़ेद था, जो हड्डियों से कसकर चिपका हुआ था, जिसमें मांस और खून की कमी थी। सन के रंग के बाल सूखी घास की तरह नीचे गिर रहे थे। आंखों की पुतलियां गायब थीं, उनकी जगह बस गहरा अंधेरा बचा था। ये एक सूखे शव के सिर जैसा लग रहा था, फिर भी इसके होंठ आश्चर्यजनक रूप से वाइब्रेंट थे, जैसे हाल ही में लिपस्टिक से सजाए गए हों। लूमियन को सहज महसूस हुआ कि वो चेहरा किसी औरत का था। कम से कम वह जीवित रहते समय एक औरत रही होगी। उसने वार्म ग्रीटिंग के लिए अपना दाहिना हाथ उठाने से परहेज किया। इसके बजाय उसने चुपचाप ऑब्जर्व किया जब वो प्राचीन 3 मस्तूलों वाली पाल वाली नाव सेफ सी रूट से परे और अंधेरी रात में चली गई। वो सूखा हुआ चेहरा, खून जैसे लाल होंठ और पिच ब्लैक आंखों के साथ अंधेरे में घुल गया। तभी लूमियन ने अपना हाथ हिलाया और एक हल्की मुस्कान दी। गुड बाय, तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। फिर उसने फ्रैंका और अन्य लोगों को मोरान अविग्नी का सामना करने के लिए एक प्लान तैयार करने में मदद की। अंततः उसने अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनल रूप देने से पहले 007 से और जानकारी मिलने का इंतजार करना चुना। कंस्पायरर कोई विजनरी नहीं था जो बिना किसी आधार के साजिशें रचने के लिए जाना जाता हो। उन्हें एक नींव के रूप में पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता थी। जब लूमियन सुबह जागा तो बेरीज बरसक सी के घने मौत ले जाने वाले कोहरे से बाहर निकल आई थी। उसके सामने एक साफ नीला समंदर फैला हुआ था, जो ऊंचे आसमान की तेज धूप में नहाया हुआ था। अगले दिन बेरीज ने वेस्ट बालम के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित बेरेंस हार्बर को बाईपास कर दिया। इसके बजाय वे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते रहे और शाम 4 बजे तक पोर्ट पाइलोस पहुंच गए। मटानी में स्थित यह पोर्ट एडमिरल क्वेरारिल के शासन में था। मूल रूप से इंटिस रिपब्लिक की एक कॉलोनी, पोर्ट पाइलोस ने कुछ साल पहले युद्ध के बाद इंटिस उपनिवेशवादियों को वापस जाते देखा था। बाद में फेनापोर्टर किंगडम के विभिन्न गुटों ने एडमिरल क्वेरारिल के साथ अनुकूल संबंध बनाए रखते हुए कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लूमियन का टारगेट हिस्सों का अभी पोर्ट पिलोज में सामने नहीं आया था, लेकिन लूमियन जानता था कि उसने मटानी में जो 2 प्रैंक्स किए थे वे वहीं थे। एक पोर्ट पिलोज के बाहरी इलाके में स्थित तिजामो टाउन में हुआ था,
जो जंगल के सबसे करीब था, और दूसरा मतानी के सबसे दक्षिणी गोल्ड माइन सिटी डिवाइस में हुआ था। जैसे ही लूमियन ने अपनी लिनन शर्ट का दूसरा बटन खोला, उसने लुगानो से खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी ने मेरा साथ छोड़ दिया है और मैं एक तपते हुए माहौल में रह रहा हूँ। देर से आने वाले ऑटम के दौरान पोर्ट सैंटा पहुंचने पर, जो अपेक्षाकृत गर्म और धूप वाला था, लूमियन पोर्ट कोला की ओर बढ़ गया क्योंकि पोर्ट सैंटा ठंडा होने लगा था। उसकी यात्रा उस क्षेत्र से जारी रही जिसे उसकी बहन ट्रॉपिक्स कहती थी, जहां सर्दी नहीं थी और तापमान कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। जबकि ट्रायर में पहले से ही कड़कड़ाती सर्दी थी, दक्षिणी महाद्वीप में गर्मी का चरम था। इस वजह से लूमियन का खास तौर पर तैयार किया गया ब्लैक ट्वीड कोट और गहरमान स्टाइल का ट्रेंच कोट अव्यावहारिक हो गया। क्योंकि हम पूरी शरद ऋतु में दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं, लुगानो ने मौसम और सीजन्स के मामलों पर अधिकार के साथ घोषणा की। लूमियन ने सुनहरी स्ट्रॉ हैट पहनी और लुडविग के साथ हाथ में हाथ डालकर बंदरगाह की ओर जाने वाले रास्ते पर टहलने लगा। उसने एडवेंचरर लुइस बेरी के गुणों को बखूबी निभाया। शुरू में लूमियन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर विचार किया था, मतानी में 2 प्रैंक्स की सावधानी से जांच करने और बिना किसी का ध्यान खींचे हिसोका का पता लगाने के लिए एक नई पहचान अपनाने के बारे में सोचा था। हालांकि फ्रांका द्वारा हिसोका की सामान्य विशेषताओं को एंथनी रीड को विस्तार से बताने के बाद हिप्नोटिस्ट की प्रोफाइलिंग से एक असाधारण आक्रामक ट्रेट का पता चला जो टॉप पर था। नतीजतन लूमियन ने फिर से विचार किया और चारा डालने की अपनी भूमिका पर वापस लौट आया। फिर भी वो इस एहसास को नहीं छोड़ सका कि सफलता की संभावना कम थी। समुद्री बलि अनुष्ठान और लोकी के जीवित बचे रहने ने संभवतः हिसोका को उन गुटों की व्यापक समझ प्रदान की थी जो उसका समर्थन कर रहे थे। अप्रैल फूल्स अपने संसाधनों और एनर्जी के पिछले प्रदर्शन के साथ टैरो क्लब की शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं लग रहा था, और लूमियन सपोर्ट के लिए पूरी तरह से टैरोट क्लब पर निर्भर नहीं था। अगर वो हिसोका की जगह होता तो लूमियन धैर्य का चुनाव करता। वो 1 या 2 महीने इंतजार करता, जिससे प्रतिशोधी दुश्मन बेचैन हो जाता और गलतियां करने लगता। जब उसके पीछे की जबरदस्त ताकतें अब सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाती, तब वो अचानक हमला बोल देता। अभी के लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं। जब मुझे सुराग मिलेंगे तब मैं इस पर विचार करूंगा, लूमियन खुद से बुदबुदाया। यात्रियों की भीड़ के साथ पोर्ट छोड़ते हुए वो पब्लिक कैरेज स्टॉप पर पहुंचा। पास में कई रेंटल कैरेज और पिच ब्लैक या वर्मिलियन ताबूत खड़े थे। ताबूत? वेस्ट बालम के रीति रिवाजों पर कई ट्रैवलॉग किताबें पढ़ने के बावजूद लूमियन को सड़क के किनारे ताबूतों की कतार देखना अजीब लगा। उत्तरी महाद्वीप के आक्रमण से पहले, ईस्ट और वेस्ट बालम के विभाजन से पहले, बालम साम्राज्य मौत का सम्मान करता था। 4 एम्पर्स के युद्ध से अंडरवर्ल्ड का सम्राट। इस प्रकार स्थानीय लोग ताबूतों को महत्व देते थे और उनसे प्यार करते थे। उन्हें ऐसी वस्तुएं मानते थे जो शांति, सुकून और मौत का आशीर्वाद लाती थीं। यात्रा करते समय वे अंदर लेट जाते थे, जिसे लोगों द्वारा ले जाया जाता था या घोड़ों और एक सींग वाली बकरियों द्वारा खींचा जाता था। बेशक ट्रांसपोर्ट का ये तरीका एक निश्चित वेल्थ लेवल वाले लोगों के लिए आरक्षित था। साधारण लोग ताबूत में लेटने का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। एक पल के सन्नाटे के बाद लूमियन ने लुगानो और लुडविग को दिलचस्पी के साथ संबोधित किया, क्या तुम ताबूत में जाना चाहते हो? मेरा इसे आजमाने का प्लान है। मैं पास करूंगा, लुगानो ने जवाब दिया। ताबूत में लेटने का विचार उसे परेशान कर रहा था। लुडविग ने अपना ध्यान पास के सड़क विक्रेताओं की ओर लगाया। मकई और आलू की खुशबू आपस में मिली हुई थी, जो हर राहगीर को लुभा रही थी और भूख बढ़ा रही थी। कितना बेकार है, लूमियन ने मुस्कान के साथ चिढ़ाया। बिखरे हुए काले बालों और गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले 4 स्थानीय लोगों के पास पहुंचते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पेड़ की छाया के नीचे रखे पिच ब्लैक ताबूत की ओर इशारा किया। कितना हुआ? लुगानो ने लूमियन के पूछने से पहले ही धारा प्रवाह दूतनीज में पूछा। उसका भाषाई टैलेंट स्पष्ट था। पोर्ट सैंटा से निकलने और पोर्ट पाइलॉस पहुंचने के बाद से 1 महीने से भी कम समय बीता था और वो पहले से ही डूटनीज में लोगों के साथ बातचीत कर सकता था। बेशक उसकी दक्षता बेसिक शब्दों और छोटे वाक्यों तक ही सीमित थी। लिनन पैंट पहने एक आधे नग्न स्थानीय व्यक्ति ने दूतनीज में जवाब दिया। पास में 40 कॉपेट, दूर 1 वर्ल्ड डोर। विदेशी की पूछताछ को पहचानते हुए उसने स्थानीय मुद्रा डेलेक्सी, जो तांबे के सिक्कों के लिए इंटीशन शब्द है, में कीमत बताने से परहेज किया। काफी किफायती है। 4 लोगों द्वारा ले जाया जाने वाला ये ताबूत 8 लोगों द्वारा ले जाए जाने वाले ताबूत की तुलना में काफी सस्ता होना चाहिए। लूमियन ने सोचा, पूर्व कॉलोनी में वर्ल्ड डियोर और कॉपेट के सीधे इस्तेमाल की सराहना करते हुए। इसने हाल के इंटीशन प्रभाव को दर्शाया जो केवल कुछ साल पहले खत्म हुआ था। लूमियन की डूटानिस पर पकड़ लुगानो से बेहतर थी, जिसका श्रेय उस मिड लेवल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म को जाता है जिसे उसने जहाज पर इस्तेमाल किया था। इस तरह दूतनीज सीखना अधिक कुशल साबित हुआ। चार्म के इस्तेमाल के संबंध में लूमियन को कोई चिंता नहीं थी।
उसकी नज़र में चीज़ें एक उद्देश्य की पूर्ति करती थीं, और जब तक वे उपयोगी साबित होती थीं, तब तक बर्बादी की कोई अवधारणा नहीं थी। वो उन कंजूस व्यक्तियों के साथ खुद को नहीं जोड़ सकता था, जो जीवन भर अपनी संपत्ति जमा करते थे, केवल उनकी मृत्यु के बाद दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। अगर उसे तत्काल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स की आवश्यकता होती, तो वो उन्हें कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी से प्राप्त कर सकता था। अगर उनकी सभा उसके शेड्यूल के साथ मेल नहीं खाती थी, तो लैंडबर्ग के विभिन्न शहरों में टेलीपोर्ट होने से वो उन्हें चर्च ऑफ नॉलेज से खरीद सकता था। जरूर, लुमियन ने लुगानो की ओर सिर हिलाया और कहा, चलो होटल ओरेला चलते हैं। लुगानो द्वारा 1 वर्ल्ड डियोर का भुगतान करने के बाद स्थानीय व्यक्ति जिसने कीमत बताई थी, उसने ताबूत का पतला ढक्कन उठाया, जिससे अंदर का हिस्सा दिखाई दिया, जो मोटे गहरे लाल कपड़े और एक सख्त गर्दन वाले तकिए से ढका था। उत्साहित होकर लुमियन ने अपनी सुनहरी स्ट्रॉ हैट हटाई और लेट गया, तुरंत अपने शरीर को घेरने वाली एक ठंडक का अनुभव किया। गर्म मौसम में ताबूत ने प्रभावी ढंग से उमस को दूर कर दिया। क्या ये ताबूत की लकड़ी है, या सूरज को रोकने वाला काला पेंट, या शायद पेड़ की छाया? ऐसा महसूस होता है जैसे गर्मियों में मुर्दा घर में कदम रख दिया हो, आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक। लुमियन ने ताबूत के पतले ढक्कन को बंद होते हुए देखा, परछाइयों को तेजी से फैलते हुए देखा, जब तक कि उन्होंने उसकी दुनिया पर कब्जा नहीं कर लिया। बाहर आवाजें उसके कानों में दब सी गईं। ताबूत उठाया गया, आगे बढ़ते हुए थोड़ा डगमगाया। लुमियन की नज़र में सब कुछ अंधेरा था, और उसके आसपास का माहौल एक भयानक ठंडी एम्बियंस छोड़ रहा था। किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे वो मौत की ओर बढ़ रहा हो, उसे छू रहा हो। मनोवैज्ञानिक परेशानी को अलग रखते हुए ये बुरा नहीं है। एकमात्र कमी आसानी से सो जाने की प्रवृत्ति है। लुमियन ने अच्छे मूड में ट्रांसपोर्ट के इस तरीके का मूल्यांकन किया। ये मिक्स जेंडर सवारी के लिए अनुपयुक्त है, जो और भी अजीब हो सकती है। हे, मुझे आश्चर्य है कि क्या रोमांटिक इंटिशंस ने कभी ऐसी परिस्थितियों में कोई अफेयर किया है। करीब आधे घंटे बाद ताबूत होटल ओरेला के सामने रुक गया। लुमियन बाहर निकला। उसने खुद को एक छोटी मानव निर्मित घाटी के सामने पाया। ग्रे ब्लैक पत्थर के कमरों की कतारों ने गहरी घाटी की अंदरूनी दीवार को नीचे तक घेर रखा था। ये पोर्ट पाइलोस का सबसे प्रसिद्ध होटल ओरेला था। मूल रूप से एक बालमशाही परिवार के वंशज ओरेला एगर्स का इसे मौत के करीब पहुंचने के इरादे से बनाया गया था। बाद में ये इंटिस उपनिवेशवादियों के हाथों में आ गया। फेनापोटीरियंस के आने पर उन्होंने इसे धरती में प्रवेश करने और जमीन पर लौटने के प्रतीक के रूप में देखा, जिससे इसका एक बड़े होटल में परिवर्तन हो गया। 634 फ्रेश ऑफ द बोट। होटल ओरेला की अच्छी रोशनी वाली लॉबी में जमीन के ऊपर लुगानो ने बड़ी आसानी से एक हाथ से लुडविग को संभाला हुआ था, जो एक बरेटो चबा रहा था और दूसरे हाथ में अपना सूटकेस पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थीं। अपनी एडवेंचरस शुरुआत से लेकर लुमियन के पीछे दक्षिण आने तक वो कभी भी ऐसी जगह नहीं रुका था जो खुद को मोटेल के बजाय गर्व से होटल कहती हो। उसने ट्रायर के मशहूर ग्रैंड चैम्प्स एलिजी का नाम केवल अखबारों और मैगजीन्स में ही सुना था, और जाना था कि इसके कंस्ट्रक्शन की लागत भारी भरकम 21 मिलियन वर्ल्ड डियोर थी। 800 कमरों और 65 फंक्शनल हॉल्स के साथ ऑफ सीजन में भी सबसे बेसिक कमरों का किराया 12 वर्ल्ड डियोर प्रतिदिन था। ये लुगानो के सामान्य किफायती 3.5 वर्ल्ड डियोर वीकली मोटेल स्टे से बिल्कुल अलग था। ट्रायर के हलचल भरे महानगर ने लुगानो पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, जिसने उसे आगे बढ़ने और खुद को लुमियन के सामने रिकमेंड करने के लिए प्रेरित किया था। दौलत जमा करना, पोषण इंग्रेडिएंट्स हासिल करना और डॉक्टर के रूप में आगे बढ़ना अब उसकी प्राथमिकताएं बन गई थीं। उसने हाई सोसाइटी के रैंक में शामिल होने की ठानी थी। केवल जब वो डॉक्टर बना, तब उसने बियॉन्डर दुनिया की विशालता को समझा। उसने अभी इसकी सतह को मुश्किल से छुआ था। एक मेल रिसेप्शनिस्ट जिसके काले घुंघराले बाल, गहरी भूरी त्वचा और एक तेज चेहरा था, उसने लुगानो को धारा प्रवाह इंटिजन में संबोधित किया। क्या आप स्वीट पसंद करेंगे या स्टैंडर्ड रूम? आप कॉफिन बेड चाहते हैं या कन्वेंशनल बेड? लुगानो ने अपने मालिक की ओर देखा। लुमियन भुने हुए तंबाकू के पत्तों में लिपटी कैरामेल के रंग की एक ईस्ट बालम सिगरेट के साथ खेल रहा था, और उसकी हल्की महक लेने के लिए उसे अपनी नाक के पास लाया। उसने तंबाकू के पत्तों, अंदरूनी मसालों और तरह तरह की जड़ी बूटियों के मिश्रण का आनंद लिया। खुशबू हल्की स्फूर्तिदायक और सुगंधित थी, जो किसी को भी गहराई से सांस लेने के लिए ललचा रही थी। एक स्वीट, स्टैंडर्ड और ग्राउंड लेवल के करीब। लुमियन ने ट्रांसपोर्ट के लिए रेंटल ताबूतों का अनुभव लिया था, और उसकी उनमें सोते रहने की कोई योजना नहीं थी। ये कोई दर्दनाक अनुभव नहीं था, लेकिन इसने अपने आसपास के प्रति उसकी धारणा को बदल दिया था। हमले की स्थिति में ये उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकता था। लुमियन का फैसला सुनकर लुगानो ने राहत की सांस ली और मालिक की रिक्वेस्ट को मेल रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचाया। एक दिन के 8 वर्ल्ड डियोर, 3 दिन का पेमेंट एडवांस में स्थानीय मेल रिसेप्शनिस्ट ने कीमत बताई।
लुगानो द्वारा पेमेंट पूरा करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने अपने साथियों की ओर सिर हिलाते हुए बड़े ही विनम्र भाव से कहा, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। हॉल के पीछे 3 मैकेनिकल एलिवेटर्स खड़े थे। लूमियन और उसका ग्रुप बीच वाले दरवाजे में दाखिल हुआ और पीतल के हैंडल को B3 तक खींचा। चेन कस गई, गियर लॉक हो गए और विभिन्न मेटल पार्ट्स गूंजती आवाजों के साथ काम करने लगे। दूर से ये बॉयलर की दहाड़ जैसा लग रहा था और सफेद भाप के गुबार निकलने लगे। जैसे जैसे मैकेनिकल एलिवेटर नीचे उतरा, स्थानीय रिसेप्शनिस्ट ने लुडविग की ओर देखा और लूमियन को देखकर मुस्कुराया। पोर्ट पाइलोस में सेटल हो रहे हैं, है ना? अगर आपको स्थानीय ग्रामर स्कूलों और अलग अलग समुदायों में रेंटल की जानकारी चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। उसकी नज़र में जो कोई भी 7 या 8 साल के बच्चे को दक्षिणी महाद्वीप में ला रहा था, वो संभवतः यहाँ रहने आ रहा था, न कि केवल यात्रा करने। आखिर वो बच्चा खतरनाक लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बहुत छोटा था। शिफ्ट होने का मतलब था घर ढूंढना, किराए पर या खरीदना और एक अच्छा स्कूल चुनना। ये सभी पैसे कमाने के मौके थे। स्कूल के जिक्र पर भुना हुआ मकई का भुट्टा चबाते हुए लुडविग ने अचानक चबाना बंद कर दिया, जैसे खाने ने अपनी खुशबू खो दी हो। लूमियन स्थानीय रिसेप्शनिस्ट के विचारों से अनजान नहीं था, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उसने उस आदमी की चतुराई की तारीफ की। वो मुस्कुराया और बोला, मैं पहले एक नज़र देखूंगा। हमने अभी कंफर्म नहीं किया है कि हम पोर्ट पाइलोस में रुकेंगे या नहीं। उसी पल मैकेनिकल एलिवेटर B3 पर रुक गया। दाईं ओर के कमरे में दाखिल होते हुए, जिसके एक तरफ पत्थर की बाड़ और दूसरी तरफ ठंडी घाटी का गलियारा था, लूमियन ने स्थानीय रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आप टिजामो टाउन को जानते हैं? स्थानीय रिसेप्शनिस्ट ने सूटकेस के साथ लुगानो की मदद करते हुए थोड़ा झुककर रास्ता दिखाया। मैं जानता हूँ। कई सज्जन वीकेंड पर जंगल में शिकार के लिए तिजामो जाते हैं। जंगल में पूर्व रईसों द्वारा छोड़े गए गुप्त मंदिर और मकबरे हैं। अगर आप मजे करना चाहते हैं तो बहुत गहराई में न जाएं। वहाँ की आदिम जनजातियाँ बर्बर और जंगली हैं। लूमियन ने सिर हिलाया और ज़्यादा पूछताछ नहीं की। स्वीट 7 पर पहुंचने और लिविंग रूम में दाखिल होने के बाद उसने लापरवाही से स्थानीय रिसेप्शनिस्ट की ओर 1 वर्ल्ड डियोर का चांदी का सिक्का उछाला। तुम्हारा नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने सुखद आश्चर्य के साथ जवाब दिया, आप मुझे रॉन बुला सकते हैं। लूमियन हंसा, मुझे भविष्य में अक्सर आपको परेशान करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, सबसे अच्छे और पास के बार का नाम क्या है? वह कहाँ है? रॉन ने चांदी के सिक्के को छुआ और मुस्कुराया। आपकी सहायता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैन ईटिंग फ्लावर बार जाइए। वहाँ बातचीत के लिए इंटिशन का इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे होटल के पीछे वाली गली में है। लूमियन ने लुगानो को निर्देश दिए और रॉन के साथ कमरे से बाहर निकल गया। एक मैकेनिकल एलिवेटर का इंतजार करने लगा। अंदर मौत जैसा सफ़ेद चेहरा और खाली आंखों वाला एक आदमी खड़ा था। उस आदमी का चेहरा एकदम सफ़ेद था और उसकी आंखें सूनी थीं। उसने झुर्रियों वाली शर्ट और पैंट पहनी थी। लूमियन ने बिना एक शब्द कहे उसे देखा। चेन के कसने और एलिवेटर के ऊपर उठने के बीच मैकेनिकल लिफ्ट जमीन पर वापस आ गई। जैसे ही खाली आंखों वाला आदमी लिफ्ट से बाहर निकला और उनसे दूर चला गया, रॉन ने लूमियन के करीब झुककर फुसफुसाया, मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि उस कस्टमर को न देखने का नाटक करें। वो कौन है? लूमियन ने लापरवाही से पूछा। रॉन ने इधर उधर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। वो B18 के एक स्वीट में रहता है, मिस्टर इविलस्टा का नौकर है। उस सज्जन के नौकर सामान्य नहीं लगते। बेशक ये सामान्य नहीं है। वे चलते फिरते शव, वॉकिंग कॉप्सेस हैं। लूमियन ने मन ही मन आलोचना की। उसने पहले ही उस नौकर को देख लिया था और महसूस किया था कि उसका भाग्य अंधकारमय है और वो एक मृत व्यक्ति जैसा है। लूमियन को ऐसे देश में ऐसी स्थिति का सामना करने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ जो कभी मौत की पूजा करता था। ब्लड एम्परर के आफ्टरमेज को पहले ही देखने के बाद एक ज़ोंबी से मिलना शायद ही चौंकाने वाला था। ... तपती हुई शाम में लूमियन उस बनावटी गहरी घाटी से होकर गुजरा जहां होटल ओरेला स्थित था और एक ऐसी सड़क पर दाखिल हुआ जिसका नाम बोलना मुश्किल था। उसने एक बार देखा जिसे एक बड़े आदमखोर फूल, मैन ईटिंग फ्लावर से सजाया गया था। सुनहरी स्ट्रॉ हैट पहनकर उसने होटल लॉबी से खरीदी गई ईस्ट बालम सिगरेट जलाई और उसे अपने होठों के बीच रखा। खांस खांस खांस। लूमियन जल्दी से खांसा और अपनी नाक से सफ़ेद धुआं निकाला। उसका इरादा ईस्ट बालम सिगरेट पीकर एक अनुभवी एडवेंचरर के रूप में अपना अनुभव दिखाना था, लेकिन उसने उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो शायद ही कभी धूम्रपान करता था, उसे ये असहनीय लगा। ईस्ट बालम सिगरेट को बुझाने और उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने के बाद लूमियन बार में दाखिल हुआ और चतुराई से काउंटर के पास पहुंचा। उसने एक बार स्टूल खींचा और बैठ गया। मुंह में बचे हुए धुएं को महसूस करते हुए उसने कुछ हल्का पीने का फैसला किया। उसने काउंटर थपथपाया और इंटिशन में बोला,
1 गिलास किलजू रेगुलर वाला। 10 लिक्स, बारटेंडर ने जवाब दिया, जो सफेद शर्ट और काली बनियान पहने एक स्थानीय आदमी था, जिसकी इंटीजन में एक अलग लहजा एक्सेंट झलक रहा था। लूमियन ने बिल चुकाया और बारटेंडर के ड्रिंक डालने का इंतजार करने लगा। उसने सावधानी से इलाके का जायजा लिया और देखा कि बार की दीवार पर सजे 1 दर्जन वांटेड पोस्टर्स के अलावा कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सोच समझकर एम्बर रंग के किलजू को स्वीकार करते हुए उसने अपनी सुनहरी स्ट्रॉ हैट को एडजस्ट किया और मुस्कुराहट के साथ बारटेंडर को संबोधित किया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बारटेंडर ने उसे देखा और वापस मुस्कुराया। समय समय पर खुद को मशहूर बताने वाला कोई एडवेंचरर ये सवाल पूछता है, लेकिन मुझे खेद है, मैं आपको नहीं जानता। देखा जाए तो डीमन वॉरलॉक के शिकार में एडवेंचरर लुइस बेरी के कारनामे मुख्य रूप से फॉग सी में जाने जाते हैं। मेरी बढ़ती प्रसिद्धि चर्च ऑफ अर्थ मदर के प्रभाव क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ी थी। लुइस बेरी की प्रतिष्ठा बर्सर्क सी में दाखिल होते ही कम हो गई और वेस्ट बेलम में बहुत कम लोग उससे परिचित हैं। अगर हिसोका हर दिन डॉक पर तैनात नहीं रहता है तो उसे शायद पोर्ट पाइलोस में मेरे आने के बारे में पता नहीं होगा। लूमियन ने बारटेंडर की बातों पर गुस्सा करने से परहेज किया। उसने स्थिति पर विचार करते हुए अपना किलजू पिया। लूमियन की खामोशी को देखते हुए बारटेंडर ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी अभी दक्षिणी महाद्वीप पहुंचे हैं, है ना? हाँ, मैं आज सुबह ही बर्सर्क सी से निकला हूँ। लूमियन ने ओल्ड टैवर्न के एक रेगुलर कस्टमर की भूमिका बखूबी निभाई और मुस्कुराते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। बर्सर्क सी में एक घोस्ट शिप का सामना हुआ, चांद के नीचे सूखे शवों के साथ डांस किया और एक डेमन के हमले को नाकाम किया। मदर ऑफ ऑल थिंग्स की स्तुति हो। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि बर्सर्क सी कितनी जादुई और खतरनाक है। बारटेंडर ने गिलास की अंदरूनी दीवार को पहुंचा और लूमियन की बात काट दी। मुझे पता है, आखिर वहीं तो मौत, डेथ गायब हुई थी। जहां मौत गायब हुई थी? लूमियन ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उसने बर्सर्क सी के खतरों और असामान्य मौसम के किसी देवता के अंत से जुड़े होने के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन उसने इतने आसान जवाब की उम्मीद नहीं की थी। बारटेंडर ने लूमियन की ओर ऐसे भाव से देखा जैसे वो कह रहा हो, तुम तो बिल्कुल नौसिखिए रुकी हो। क्या आपने कभी समुद्र में खजाने की कहानी नहीं सुनी? सबसे ऊपर डेथ्स की है। ऐसा कहा जाता है कि फोर्थ एपोक के अंत में मौत, जो पेल वाइट वॉर हार गई थी, उसने बालम लौटने वाले दुश्मन को रोकने के लिए हिंसक लहरें पैदा की, जिससे ऐसी दुर्गम बाधाएं पैदा हुईं जिसने उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों को अलग कर दिया। हालांकि वो अंततः अपने सिंहासन पर नहीं लौटी और गायब हो गई। केवल विशेष चाबी वाले लोग ही उसे ढूंढ सकते हैं, उसके द्वारा छोड़े गए खजाने को खोज सकते हैं और उसका वरदान बूंद पा सकते हैं। बारटेंडर का लहजा जटिल था। लूमियन खामोश हो गया। वो बदला लेने के लिए समुद्र में निकला था और खजाने की कहानियों में उसकी बहुत कम दिलचस्पी थी। उसने ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाने की उम्मीद नहीं की थी। तभी बार का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला। एक पल में शोरगुल वाला बार शांत हो गया। माहौल में बदलाव को महसूस करते हुए लूमियन ने अपना शरीर घुमाया और अपनी नजर दरवाजे पर टिका दी। 635 मैन ईटिंग फ्लावर। मैन ईटिंग फ्लावर बार के गेट पर एक फिगर अंदर आया। एक औरत, न तो बहुत लंबी और न ही छोटी, एक कंजर्वेटिव और गहरे काले रंग की ड्रेस पहने हुए थी। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी आईब्रो बहुत ही सावधानी से बनाई गई थी। स्किन पर पाउडर की मोटी परत थी और गालों पर साफ दिखने वाला ब्लश था। उसके होंठ शानदार तरीके से चमक रहे थे और आंखों के आसपास का हिस्सा रत्नों जैसे रंगों से जगमगा रहा था। उस औरत के हद से ज्यादा मेकअप और अनोखे स्टाइल के बावजूद उसकी दिलकश भूरी आंखें, ऊंची नाक, रसीले होंठ और सुडौल फिगर एक जबरदस्त चार्म छोड़ रहे थे। बार में मौजूद मेल कस्टमर्स की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं और वे एक पल के लिए खामोश हो गए। केवल जब उस औरत ने कुछ कस्टमर्स को एक बेरुखी भरे सिर हिलाने के साथ पहचाना, तब जाकर माहौल में जान आई। कुछ ने बातचीत करने की कोशिश की, जबकि अन्य ने अपने साथियों के सामने अपनी आवाजें ऊंची की, उस पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हुए। बिना कहीं रुके वो औरत भीड़ के बीच से निकली और बार काउंटर के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। यूनिक है। अगर फ्रैंका यहाँ होती तो वो पक्का बातचीत शुरू कर देती। लूमियन को अपने साथी की कमी महसूस हुई और उसने अपनी नजरें हटा ली। वो बारटेंडर को देखकर मुस्कुराया और कमेंट किया, वो लेडी काफी पॉपुलर लगती हैं। बारटेंडर ने नए एडवेंचर्स के लिए आरक्षित अपने भाव हटा दिए और सख्ती से जवाब दिया, वह मेरी बॉस हैं। बॉस? लूमियन को अचानक बार का नाम याद आया और उसने सोच समझकर पूछा, मैन ईटिंग फ्लावर? यही वो है। बारटेंडर ने अपनी आवाज धीमी कर ली और उस खूबसूरत मेकअप वाली औरत की ओर गया जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने उसे ब्लैक रैन ब्रांड की किसी अनजान शराब का एक गिलास परोसा। बारटेंडर के वापस आने के बाद लूमियन ने उत्सुकता से पूछा, उनका निकनेम मैन ईटिंग फ्लावर क्यों है? वो बहुत पॉपुलर लगती हैं। बारटेंडर ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया
अपनी बॉस को ऑब्जर्व करते हुए, जो अपनी ड्रिंक पर फोकस कर रही थी और पास के कस्टमर्स का जायजा ले रही थी। करीब झुकते हुए वो फुसफुसाया, पोर्ट पाइलोस में उनके लेवल की औरतें अक्सर मर्दों के पीछे भागने और उनकी तारीफ का आनंद लेती हैं, लेकिन उन्हें खुद से दूर रखती हैं। हमारी बॉस हालांकि अलग हैं। अगर वो आपको पसंद करती हैं, तो वो एक यादगार रात के लिए इनविटेशन देंगी। कभी कभी हम उनकी पैशन की गूंज ऊपर के हॉल्स में सुन सकते हैं। बारटेंडर रुका। उसके चेहरे पर पुरानी यादों और चाहत का मिश्रण साफ दिख रहा था। प्लेजर? लूमियन ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा और मुस्कुराहट के साथ पूछताछ की, क्या आप कभी उनकी पसंद बने हैं? बारटेंडर खामोश हो गया। एक पल के लिए लूमियन को आश्चर्य हुआ कि क्या दूसरा व्यक्ति हाथ में पकड़े कप से उसका सिर फोड़ देगा। विषय बदलते हुए लूमियन ने पूछा, क्या ऐसे उतावले मर्द नहीं हैं जो आपकी बॉस पर खुद को थोपने की कोशिश करते हैं? बारटेंडर ने आह भरी और जवाब दिया, हमारे बार का नाम याद रखें, मैन ईटिंग फ्लावर। क्या इसका यही मतलब है? लूमियन मतलब समझ गया। बारटेंडर ने विस्तार से बताया, जिन्होंने हमारी बॉस पर खुद को थोपने की कोशिश की, उनका बुरा अंजाम हुआ। कुछ बुरी तरह घायल हो गए या सीढ़ियों से नीचे फेंक दिए गए। दूसरे बस गायब हो गए। यहाँ तक कि जो उनकी नज़रों में चढ़ जाते थे, वे अगले दिन पीले पड़ जाते थे, पैर लड़खड़ाने लगते थे, वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे। इसीलिए उन्हें मैन ईटिंग फ्लावर कहा जाता है। वो इसे अपनाती हैं। आखिरकार उन्होंने बार का नाम भी इसी पर रख दिया। ये डिमोनेसेस ऑफ प्लेजर के स्टाइल से थोड़ा अलग है, लेकिन हर डिमोनेस का अपना अनोखा तरीका होता है। फ्रांका, जो एक डिमोनेस ऑफ प्लेजर है, बाकियों से अलग है। लूमियन की उत्सुकता शांत हुई। उसने बार मालिक के बारे में और अधिक जानकारी नहीं ली। इसके बजाय उसने अपने ट्रैवलर बैग से पोकर कार्ड्स की एक साधारण गड्डी निकाली और पूछा, क्या आपका सामना हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो पोकर कार्ड्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है? एंथनी रीड के हिसोका के एनालिसिस के अनुसार, जो अप्रैल फूल्स का एक मुख्य सदस्य है, हिसोका का आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन की ओर गहरा झुकाव था। पोकर कार्ड को सफलतापूर्वक बनाने के बाद, जिसमें उसके चेहरे को बदलने की क्षमता थी और जिसमें फ्रॉस्ट और कट की विशेषताएं थीं, यह साफ था कि वो इसका इस्तेमाल केवल अप्रैल फूल्स के प्रैंक्स तक सीमित नहीं रखेगा। जब वो लड़ाई में लगा हो या हिंसा कर रहा हो, तो वो अपने टारगेट की जान लेने के लिए उस मिस्टिकल आइटम का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएगा। ये जानकारी जांच के लिए एक उम्मीद जगाने वाला सुराग थी। हिसोका द्वारा किए गए 2 प्रैंक्स के संबंध में, वे मतानी के आसपास केंद्रित थे और अपेक्षाकृत गोपनीय या महत्वपूर्ण स्थानीय मामलों से जुड़े थे। जो व्यक्ति स्थानीय नहीं थे या जिनके पास लंबे समय तक रहने का अनुभव नहीं था, वे सहज रूप से इस क्षेत्र को तब तक नहीं चुनते जब तक उनके पास अपने कार्यों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त जानकारी न हो। लूमियन को वाजिब तौर पर संदेह था कि हिसोका की एक्टिविटी का मूल क्षेत्र मतानी और उसके पड़ोसी इलाकों के इर्द गिर्द था। इसी सोच ने उसे मतानी की यात्रा के लिए प्रेरित किया, बावजूद इसके कि हिसोका ने संभवतः लोकी की चेतावनी मान ली होगी और पकड़े जाने से बच रहा होगा, खुद को छिपाते हुए। हिसोका के अतीत को समझना, उसके वर्तमान को डिकोड करने और उसके भविष्य को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था। स्थानीय बारटेंडर लूमियन की पूछताछ पर हंसा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वो जानकारी होगी? पेट्रोल टीम से सलाह लें। वे जवाब देना चुनते हैं या नहीं, ये अलग बात है। पेट्रोल टीम? लूमियन को बुरा नहीं लगा और उसने थोड़ा सिर हिलाया। मतानी के शासक एडमिरल क्वेरारिल द्वारा स्थापित, जो बियॉन्डर्स के बीच एक रूलर है। इस राज्य में ज्यादातर इंटिस कॉलोनियल ताकतों के चले जाने के बाद चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन, चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी और चर्च ऑफ अर्थ मदर के नए कैथेड्रल के पास कानून लागू करने का कोई आधिकारिक अधिकार नहीं था। जबकि ये चर्चेज अलग अलग शहरों में अपने कैथेड्रल में बियॉन्डर टीमें रखते थे, उनका अधिकार क्षेत्र केवल आत्मरक्षा और कैथेड्रल के भीतर विश्वासियों की सुरक्षा तक सीमित था। वे अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर के मामलों को नहीं सुलझा सकते थे या संभावित छिपे हुए खतरों को खत्म नहीं कर सकते थे। एडमिरल क्वेरारिल ने संबंधित अधिकार नई बनी पेट्रोल टीम को सौंप दिए थे। पेट्रोल टीम के कुछ बियॉन्डर्स एडमिरल क्वेरारिल की सेना के अनुभवी सैनिक थे, जबकि अन्य पूर्व बालम साम्राज्य के बचे हुए लोग या पूर्व एडवेंचर्स और बाउंटी हंटर्स थे। कितना सिंपल नाम है। लूमियन ने दीवार पर लगे कुछ वांटेड पोस्टर्स पर नजर डालते हुए एक पल के लिए विचार किया। एडमिरल क्वेरारिल नहीं चाहते कि एडवेंचर्स मतानी को शिकार की जन्नत बना दें। वो नहीं चाहते कि वे वांटेड पोस्टर्स के टारगेट्स का पीछा करने के बहाने सड़कों पर झगड़ा करें। बारटेंडर ने लूमियन को हैरानी भरी नजरों से देखा। एक एडवेंचरर के लिए आप काफी तेज हैं। मतानी में वांटेड स्टेटस यहाँ किए गए अपराधों के जरिए मिलता है। किसी को परवाह नहीं है कि आपने कहीं और क्या किया है। जैसा कि एडवेंचर जन्नतों में से एक से उम्मीद की जाती थी। लूमियन ने किलजू उठाया और उसे खत्म कर दिया।
जैसे ही वो अपनी अलग अलग फ्लेवर्स का स्वाद लेने के लिए वेस्ट बालम की किसी खास शराब की ओर बढ़ने वाला था, उसे खुद पर एक नज़र महसूस हुई। ये मैन ईटिंग फ्लावर बार की मालकिन थी, शानदार मेकअप वाली, काले कपड़ों वाली वो औरत। लूमियन ने शांति से सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस बारटेंडर पर केंद्रित कर दिया। जबकि ये मैन ईटिंग फ्लावर निस्संदेह आकर्षक थी, वो स्त्रैण आकर्षण के मामले में एक डीमोनेस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा लूमियन को भारी मेकअप का शौक नहीं था। उसी पल वो औरत अपनी सीट से उठी और टहलते हुए लूमियन के पास आई। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कमेंट किया, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम मेरी तरह हो, एक जलता हुआ ज्वालामुखी, वोल्कानो, लेकिन ये अभी तक फटा नहीं है। तुम अभी भी सह रहे हो और दर्द में इंतजार कर रहे हो। आज रात क्या तुम मेरा जुनून महसूस करने के लिए तैयार हो? लूमियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने चेहरे को सहलाया। आप बस ऐसे ही मुझ पर लट्टू हो गई। देखा जाए तो मैं अपनी जवानी से ही औरतों के बीच हिट रहा हूँ। एक हंटर होने के नाते मैंने खुद को अक्सर हर तरह की सुंदरियों से घिरा हुआ पाया है। क्या ये ट्रूमैन पाथवे का सूक्ष्म प्रभाव हो सकता है? ये बात जम नहीं रही। एडवेंचरस सीरीज और हालिया समुद्री अफवाहों के अनुसार मिस्टर फूल के ओरेकल डैनिट्स भी हंटर पाथवे से हैं। फिर भी उनके रोमांटिक प्रयास बेकार रहे और उनके पास कोई खास महिला साथी नहीं है। लूमियन मन ही मन बुदबुदाया और खड़ा हो गया। उसने एक मुस्कान दी और पूछा, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? बिलुचिया। औरत की मुस्कान ढीली पड़ी, जिससे लूमियन को महसूस हुआ कि वो अपने भारी मेकअप के बिना और भी शानदार लग सकती है। लूमियन ने अपनी सुनहरी स्ट्रॉ हैट उतारी, उसे अपने सीने से लगाया और थोड़ा झुका। मैडम बेलोचिया, मैं आपके इनविटेशन की कद्र करता हूँ, लेकिन कोई और है जिसे मैं बहुत प्यारा मानता हूँ। जैसे ही वो बोला, उसने बेलोचिया के थोड़े सख्त हुए हाव भाव को नजरअंदाज कर दिया और एक शांत व्यवहार के साथ बार के गेट की ओर बढ़ते हुए मैन ईटिंग फ्लावर के पास से निकल गया। बेलोचिया ने उसे नहीं रोका। बार में मौजूद कई कस्टमर्स की तरह उसने उसे देखा जब उसने मजबूत लकड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही लकड़ी का दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हुआ, लूमियन ने मजाक उड़ाया और खुद से बुदबुदाया, मैं एक डीमोनेस ऑफ प्लेजर के चार्म को भी रोक सकता हूँ। अज्ञात मूल की औरत के साथ जोखिम क्यों लेना? किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मैं पसंद करता हूँ एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करना पहले से ही आपके सम्मान की रक्षा कर रहा है। अगर आप फिर भी बदला लेना चाहती हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बार जल्दी छोड़ने के बाद लूमियन पास की सड़कों पर घूमा, इस उम्मीद में सुनसान गलियों को एक्सप्लोर किया कि जानकारी जुटाने के लिए किसी घटना या अपराधियों से सामना हो जाए। कुछ कोने घूमने के बाद उसे अचानक एक अंधेरी और सुनसान गली से खनखनाने की आवाज सुनाई दी। चुपचाप लूमियन पास पहुंचा और गली में झांका। वहां उसने दो आदमियों के बीच एक भीषण लड़ाई देखी। एक, जिसमें साफ तौर पर स्थानीय विशेषताएं थीं, अपने 20वें साल में लग रहा था। उसका चेहरा पीला था और उसने अपने दाहिने हाथ में एक तेज लेकिन भारी खंजर डैगर पकड़ा हुआ था। उसकी बाईं हथेली थोड़ी खुली थी और उसमें एक काली परछाई मंडरा रही थी, जिससे एक डरावना माहौल पैदा हो रहा था। दूसरा, अपने शुरुआती 30वें साल में था। उसके चेहरे के फीचर्स साधारण थे और हाव भाव बिल्कुल शून्य, एक्सप्रेशनलेस थे। छोटे काले बालों ने उसके चेहरे को घेरा हुआ था और उसकी गहरे हरे रंग की आंखों के चारों ओर सफेद घेरे थे। एक प्लेन सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए उसने प्रत्येक हाथ में स्कैल्पेल्स जैसे लंबे तेज हथियार पकड़े हुए थे। इस पल दोनों एक भीषण लड़ाई में लगे हुए थे। उनके हथियार तेजी से टकरा रहे थे, जिससे धातु की खनक गूंज रही थी। इस झड़प को देखते हुए लूमियन पहचान गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन दोनों में बियॉन्डर विशेषताएं, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स थीं। अपनी प्रगति रोकते हुए लूमियन बेफिक्र होकर अपने हाथों को जेब में डालकर खड़ा हो गया। उसका दाहिना पैर दीवार के सहारे टिका हुआ था। उसने बेझिझक इन बियॉन्डर्स के बीच चल रही क्लोज क्वार्टर लड़ाई को ऑब्जर्व किया। 636 कथारसिस। 10 सेकंड से कुछ ही ज्यादा समय में लड़ाई में लगे दोनों बियॉन्डर्स ने एक ऑब्जर्वर को महसूस किया और सहज रूप से एक दूसरे से दूरी बना ली। अपनी नजरें लूमियन पर टिका दी। लापरवाही से गली की दीवार के सहारे टिके हुए लूमियन हंसा और कमेंट किया, लगे रहो, लड़ते रहो, मेरी चिंता मत करो। हाथ में एक भारी खंजर लिए उस युवा स्थानीय ने अपनी बाईं हथेली को थोड़ा खोलकर काले बालों वाले, हरी आंखों वाले, सुंदर और सुनहरी स्ट्रॉ हैट पहने हुए लूमियन को सतर्कता से देखा। यह कौन है? ये क्या चाहता है? छोटे बालों वाला आदमी, जिसके पास दो अजीब आकार के स्कैल्पल्स थे, वो भी उतना ही सतर्क था। उसने भी लूमियन और सतर्क युवा स्थानीय को देखा। अचानक वो झुक गया, हाथ ढीले छोड़ दिए और काले गंधक सल्फ्यूरस जैसे धुएं ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लूमियन की मुस्कान नहीं डगमगाई। उसकी दाहिनी भौहें हल्की दिलचस्पी के साथ ऊपर उठी। बेफिक्र होकर उस युवा स्थानीय ने अपने थोड़े खुले बाएं हाथ को आगे बढ़ाया, जिससे एक परछाई निकली जो एक विकृत काले बादल में बदल गई।
ये काला बादल गंधक वाले धुएं के साथ मिल गया, जिससे गली जल्दी साफ हो गई। क्रिम्सन मून ने एक बार फिर उस जगह को रोशन कर दिया। हालांकि गहरे हरे रंग की आंखों और बिना किसी भाव वाले चेहरे वाला वो छोटे बालों वाला आदमी गायब हो चुका था। भाग गया? वो युवा स्थानीय हैरान, गुस्से में और परेशान था। जब उसने सुराग ढूंढे तो उसने सहज रूप से अपना सिर उस ओर घुमाया जहां लूमियन खड़ा था। दीवार के सामने कोई नहीं खड़ा था। वह कब गया? मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास क्यों नहीं हुआ? वो युवा स्थानीय भारी खंजर पकड़े हुए हैरानी में सोचने लगा, अनिश्चित था कि अपने टारगेट का पीछा करे या नहीं। ... अपनी स्पेल जैसी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए ब्राम कुशलता से गली से बच निकला और उन दो अजीब आकार के स्कैल्पल्स को छुपा दिया। उसने अंधेरे बिना रोशनी वाले रास्तों को पार किया, अपने काल्पनिक पीछा करने वाले को चकमा देने की कोशिश में बार बार दिशाएं बदली। इस प्रोसेस में उसने सड़क पर एक मोची शूमेकर की दुकान को जबरदस्ती खोला, फिट न होने वाले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी पहनी और सावधानी से अपने घुसने के संकेतों को मिटा दिया। 3 बार चक्कर लगाने के बाद ब्राम गली में वापस आया और पास के एक साधारण अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, जो काले पत्थरों और भूरी लकड़ी से बना था। ब्राम ने अपना कमरा खोला और अंदर जाकर अपने पीछे लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर उसने अपनी कमर से लटके धूसर सफेद कपड़े के थैले से एक पारदर्शी कांच की बोतल निकाली। बोतल में लगभग रंगहीन लिक्विड था, जिसमें लाल रंग की हल्की झलक थी। उसके अंदर एक खून के रंग का साफ दिखने वाला मुंह लटका हुआ था, जो तेज दर्द और डर में जम गया था। जैसे किसी मास्टरपीस की तारीफ कर रहा हो, ब्राम अपने हाथ में मौजूद कांच की बोतल को मंत्रमुग्ध होकर घूरने लगा। एक पल के बाद उसने अपनी नजरें हटाईं, कमरे के एक तरफ गया और एक अलमारी खोली। अलमारी के अंदर 7 या 8 वैसी ही कांच की बोतलें रखी थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक यूनिक होंठ था। उनके रंग अलग अलग थे, कुछ थोड़े मुड़े हुए, दूसरे गुस्से वाले अंदाज में। ब्राम ने अपनी नई मिली लूट को एक खाली जगह पर रखा, फिर एक डरावना सिंबल बनाने के लिए चिपचिपे खून के रंग के पेंट का इस्तेमाल किया। काम पूरा होने के बाद उसकी उंगलियां धीरे से कांच की बोतलों के माध्यम से अलग अलग होठों को टटोलने लगीं, जैसे किसी आर्ट एग्जीबिशन में प्रत्येक पीस का मूल्यांकन कर रही हों। कितना ट्विस्टेड है! ब्राम के कानों में अचानक एक मजाक भरी आह गूंजी। चौंककर वो मुड़ा और आवाज की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। काले बालों और हरी आंखों वाला एक सुनहरी स्ट्रॉ हैट पहने हुए युवक मेज के पास एक आर्मचेयर पर बैठा था। उसकी सफेद शर्ट के ऊपर के 2 बटन अब लापरवाही से खुले हुए थे। वही? ब्राम की पुतलियां फैल गईं, क्योंकि उसने उस आदमी को पहचान लिया जिसने न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्य के साथ उसकी झड़प देखी थी। वही व्यक्ति जिसने न्यूमिनस एपिस्कोपेट के सदस्य के साथ उसकी लड़ाई देखी थी। उसने मेरा पीछा कब किया? उसने बिना पता चले मेरी लोकेशन का सटीक पता कैसे लगाया? लूमियन मुस्कुराया और दूसरे के अनकहे सवालों का गर्मजोशी से जवाब दिया। क्या किसी ने तुम्हें सूचित नहीं किया कि उन कांच की बोतलों में मौजूद प्रिजर्वेटिव काफी ध्यान देने योग्य है? इसके अलावा किसी को मारने के बाद तुमसे खून की गंध आती है। ब्राम का दिल बैठ गया। क्या तुम एक हंटर हो? जैसे जैसे वो बोला, वो धीरे धीरे और शांति से आगे बढ़ा। तुम काफी कुछ जानते लगते हो, लूमियन ने शांति से जवाब दिया। तो उन होठों को इकट्ठा क्यों करना, उन्हें प्रिजर्व करना और अपने साथ रखना? ये एक मंझे हुए सीरियल किलर के काम जैसा नहीं लगता। मैं समझ गया। तुम्हारे अंदर ट्रॉफियां इकट्ठा करने की इच्छा और आवश्यकता है। क्या ये तुम्हारी अपनी संतुष्टि के लिए है या किसी अनुष्ठान का हिस्सा है? हे, इच्छा विनाशकारी हो सकती है। यहाँ तक कि सबसे कोल्ड ब्लडेड लोगों से भी गलतियां होने की संभावना रहती है। बावजूद उनके नपे तुले व्यवहार के, वे अक्सर यह शर्त लगाते हैं कि अगर वे बारीकियों को नजरअंदाज कर दें तो भी वे पकड़े नहीं जाएंगे। उस ट्विस्टेड कातिल को काले गंधक वाले धुएं को बुलाते हुए देखकर लूमियन ने अनुमान लगाया कि वो क्रिमिनल पाथवे को फॉलो करने वाला एक सीक्वेंस 7 सीरियल किलर था। सिल्वर के नए शहर की डेविलॉलॉजी किताब में ये नोट किया गया था कि सीक्वेंस 8 कोल्ड ब्लडेड तक पहुंचने पर, जिसे अनविंग्ड एंजल के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्तियों में अमानवीय बदलाव आए, जिससे उन्हें व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग 2 या 3 डेविल स्पेल जैसी क्षमताएं प्राप्त हुईं। कुछ ने जहरीली लपटों का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य ने नुकसान पहुंचाने वाले श्राप दिए। काले धुएं का निर्माण ऐसी ही एक क्षमता थी। लड़ाई में टारगेट के कार्यों को जोड़ते हुए लूमियन ने निष्कर्ष निकाला कि वो केवल एक सीक्वेंस 7 सीरियल किलर था। लूमियन के मजाक और व्यंग्य पर ब्राम की भौहें तन गईं। अपना धैर्य बनाए रखते हुए वो आगे बढ़ा और बुदबुदाया, क्या तुम यहाँ केवल बातचीत करने आए हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सीरियल किलर से घना काला धुआं निकलने लगा, जिसमें गंधक की तीखी महक थी। उस काले धुएं की ओट में ब्राम की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि उसने एक और डेविल स्पेल शुरू किया। उसका शरीर बदल गया।
उसने गिरगिट का रंग अपना लिया और फैलते हुए धुएं के साथ सहजता से मिल गया। तेजी और खामोशी से वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे सटीकता के साथ खोला और बाहर की ओर झपटा। ब्रॉम की नजरें धुंधली हो गईं और छाए हुए काले धुएं के बीच उसने आर्मचेयर पर बैठे उस हरी आंखों वाले आदमी की झलक देखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने खुद को वापस कमरे में पाया। अपने पिछले ओरिएंटेशन के विपरीत अब उसका चेहरा दरवाजे से दूसरी तरफ था। बॉटल ऑफ फिक्शन, बॉटल ऑफ फिक्शन। कमरे में घुसने के बाद लूमियन का शुरुआती कदम कोई पोज देना नहीं बल्कि एक बॉटल ऑफ फिक्शन बनाना था जिसने बियॉन्डर्स को बाहर निकलने से रोक दिया। अचानक आई निराशा और हताशा की लहर से बेफिक्र होकर ब्राम अपनी नजर को धुंधला करने वाले काले धुएं के बीच एक तरफ झपटा। बेड के पास लुढ़कते हुए उसने एक 6 बैरल वाली मशीन गन निकाली। मशीन गन उठाकर उसने उसे लूमियन की ओर तान दिया और गोलियों की बौछार कर दी। तेजी से होती गोलीबारी के बीच लूमियन आर्मचेयर से गायब हो गया, फर्नीचर धातु के प्रोजेक्टाइल्स के तूफान से टुकड़ों में बट गया। जैसे ही ब्राम को यह एहसास हुआ, उसने सहज रूप से ऊपर की ओर देखा और सुनहरी स्ट्रॉ हैट वाले उस आदमी को छत से नीचे उतरते देखा। उसे घेरे हुए कई लाल, लगभग सफेद, जलते हुए कौवे फायर रेवेंस थे। सू सू सू। फायर रेवेंस ने लूमियन के पहुंचने से पहले ही ब्राम पर हमला कर दिया। घेरेबंदी में फंसकर ब्राम ने अनिच्छा से 6 बैरल वाली मशीन गन छोड़ दी। आसन्न विस्फोट से बचने की कोशिश करते हुए उसने बिस्तर के नीचे शरण ली। हालांकि लाल, लगभग सफेद फायर रेवेंस अपने आप गायब हो गए। लूमियन उसके सामने उतरा, जिसने एक धूसर सफेद लाइटनिंग ब्रूच पहना हुआ था। वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने अभी मुझसे नहीं पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो चाहता हूँ वो सरल है। मैंने काफी समय से भड़ास नहीं निकाली है। मुझे एक ह्यूमनॉइड सैंडबैग की सख्त जरूरत है। बोलना खत्म करते ही लूमियन ने पीछे हटते हुए ब्राम पर अपना मुक्का चलाया। सहज रूप से ब्राम ने ब्लॉक करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। एक गूंजते हुए धमाके के साथ चांदी जैसी सफेद बिजली की एक चमक लूमियन की मुट्ठी से ब्राम की बाह में उतरी, जो उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ब्राम कांप उठा। अपने अमानवीय ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद एक पल के लिए वो लकवाग्रस्त पैरालिसिस हो गया। लूमियन की दूसरी मुट्ठी भी उसी तरह चली और ब्राम के साइड प्रोफाइल से टकराई। धड़ाम। सीरियल किलर का सिर झुक गया और खून के साथ दांतों की एक बौछार बिखर गई। एक बार फिर चांदी जैसी सफेद बिजली ने ब्राम के सिर को घेर लिया। बैम बैम बैम। लूमियन ने घूंसों की बौछार कर दी, इस मुठभेड़ को एक तूफान में बदल दिया, जिससे ब्राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बिजली के तूफान में फंस गया हो। बिजली के झटकों ने किसी भी तरह के जवाबी हमले या बचाव को लगभग असंभव बना दिया। बैंग बैंग बैंग। लूमियन के हाव भाव बर्फ जैसे ठंडे रहे और वो लगातार ब्राम के चेहरे, छाती, बाहों और सिर पर प्रहार करता रहा। उस क्रिमिनल पाथवे बियॉन्डर की छाती धंस गई, पसलियां टूट गईं, चेहरा सूज गया और खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई। क्रूर हमले के बाद उसके ऊपरी शरीर पर जलने के निशान पड़ गए। बेरहमी से पिटाई के बाद लूमियन ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपना हाथ उठाया। वो ब्रॉम के बाएं कंधे से टकराया। धड़ाम। ब्रॉम का बायां कंधा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जमीन पर गिरकर तड़पते और हांफते हुए ब्राम की सांसें कमजोर पड़ गईं। बस इतना ही? ये ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने नौकर से तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, लूमियन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, जिसे ब्राम ने बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। ब्राम के डरे हुए जवाब का इंतजार किए बिना लूमियन ने फ्यूरी ऑफ द सी ब्रोच हटा दिया और उसे वापस अपने ट्रैवलर बैग में रख दिया। एक कोमल लहजे में उसने पूछा, मुझे बताओ, तुम किस परिवार से हो? ब्रॉम, जो एक मजबूत शरीर के साथ अमानवीयकरण, डिह्यूमनाइजेशन के शुरुआती चरणों से गुजर रहा था, समझ गया कि लूमियन ने अपने हमलों में जानबूझकर महत्वपूर्ण अंगों, वाइटल पॉइंट्स को बचा लिया था, जिससे वो बेहोश होने से बच गया। उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था और उसके विचार लूमियन की मुस्कान पर टिकने से पहले दौड़ने लगे। एक पल की खामोशी के बाद ब्राम ने कमजोरी से जवाब दिया, मैं अंद्रियल परिवार का सदस्य हूँ। 637 अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। एंडारियल 3 डेविल परिवारों में से एक। लूमियन ने मैडम मैजिशियन से यह सरनेम पहचाना था और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें पोर्ट पाइलोस में क्या लाया है? अगर डेविल परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही वो वंशावली लिनिएज न होती जिसके वंशज स्वाभाविक रूप से क्रिमिनल पाथवे की ओर झुके होते हैं और प्रिजनर पाथवे का दूसरा विकल्प काफी हद तक परेशानी मुक्त लगता है, तो ब्राम एंडारियल इस संदेह को नहीं छोड़ पाता कि उसके सामने मौजूद आदमी का सरनेम नॉइज या बेरिया था। वो खुद ब्राम से भी ज्यादा डेविल वाइब क्यों दे रहा था?
संघर्ष करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपने सूजे हुए और फटे हुए चेहरे को पोंछा, खून को साफ किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। काम पूरा होने के बाद ब्राह्म ने जवाब दिया, पहला, परिवार के लिए मटानी के बारे में जानकारी जुटाना है। दूसरा, एक सीरियल किलर के रूप में कार्य करने का अवसर ढूंढना है। क्या तुम जानते हो एक्टिंग क्या है? उसने इंटिशन में बोलकर लूमियन के साथ सहयोग किया। लूमियन बेफिक्र होकर ब्राह्म के सामने खड़ा रहा, जो जमीन पर सिमटा हुआ था, और एक मुस्कान के साथ टिप्पणी की, तुम्हारी एक्टिंग औसत से नीचे, सब पार है। तुम हाई आईक्यू वाले अपराधी नहीं लगते। अंदरियल परिवार मटानी के बारे में जानकारी क्यों जुटाएगा? ब्राह्म का अपने परिवार के लिए सच्चाई छिपाने का कोई इरादा नहीं था। हम रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ सहयोग कर रहे हैं। वे इस जगह की जानकारी चाहते हैं। रोज स्कूल ऑफ थॉट अपनी नजरें मटानी पर गड़ाए हुए है। ये सही है। मटानी, जो उत्तरी महाद्वीप के किसी भी राष्ट्र से अलग लगता है, फेना पॉटर किंगडम के साथ संबंध रखता है, लेकिन उनका प्रभाव कम है। एडमिरल क्वेरारिल के दबदबे के साथ, भले ही रोज स्कूल ऑफ थॉट और एंडारियल परिवार केवल कुछ ही एजेंटों को भेजें, उनका विरोध करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। लूमियन ने दक्षिणी और उत्तरी महाद्वीपों के बीच के कड़े अंतर को महसूस किया। चाहे वो ट्रायर हो, फेना पॉटर किंगडम हो या समुद्री कॉलोनियां हो, लूमियन का सामना ताकत और विश्वास की खोज से प्रेरित आपराधिक कार्यों और मिस्टिकल आपदाओं से हुआ था। गुटों या शहरों पर अतिक्रमण दुर्लभ था, लेकिन वेस्ट बालम ने उसके पहले ही दिन एक अलग परिदृश्य पेश किया। अगर समुद्री अव्यवस्था, मैरिटाइम डिसऑर्डर अराजकता का परिणाम थी, तो दक्षिणी महाद्वीप गुटीय संघर्षों, प्रत्यक्ष या गुप्त से भरा हुआ था, जिससे व्यापक तबाही मची हुई थी। ब्राह्म के घाव के थक्के जमते देख लूमियन ने आगे पूछताछ की, रोज स्कूल ऑफ थॉट किस तरह की जानकारी चाहता है? ब्राह्म ने विचार करते हुए जवाब दिया, वे हर तरह की जानकारी चाहते हैं। कैथेड्रल की लोकेशन, मिलिट्री कैंप डिटेल्स, पेट्रोल टीम की बनावट, पोर्ट थ्रूपुट, दैनिक कीमतें और स्थानीय लोगों का जीवन। क्या वे भविष्य में इस जगह पर शासन करने की तैयारी कर रहे हैं? लूमियन ने हैरान होकर पूछा, तुम अपनी जुटाई गई जानकारी किसे सौंपोगे? कहाँ? इसे लिखा जाएगा और 17 एलेक्स स्ट्रीट पर एक खाली घर के स्टडी रूम में रखा जाएगा। मेरे चाचा देवजो अंदरियल इसे वापस प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हम आमतौर पर एक दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं या किस पहचान के तहत रहते हैं, ब्राह्म ने विस्तार से समझाया। डेविल बनने के बाद उनकी विशेष क्षमता इंसानों की खाल उतारना और उपयोग या समय की सीमा के साथ बियॉन्डर आइटम्स बनाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं को अंजाम देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जब तक वो इंसानी खाल को कपड़ों के रूप में पहनता है, वह दूसरे व्यक्ति में बदल सकता है और संबंधित भेष डिस्गाइज को पूरा कर सकता है। जैसे ही ब्राह्म बोला, उसने अपने शरीर से खून पोंछा और उसे जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि वो साफ सफाई को लेकर बहुत जुनूनी हो। इसका उल्लेख डेविलॉलजी में किया गया था। लूमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए विचार किया और पूछा, क्या मटानी में दूसरे डेविल्स के कोई निशान हैं? शायद ब्राह्म और उसके चाचा ही रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा जानकारी जुटाने के लिए भेजे गए एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। ब्राह्म ने अपना सिर हिलाया। हाल ही में नहीं, हालांकि अपनी जांच के दौरान मुझे लगभग 4 साल पहले पोर्ट पाइलोस के आसपास सीरियल मर्डर्स की एक कड़ी मिली थी। पीड़ित कटे फटे पड़े थे, दृश्य खून से लथपथ था और एक भीषण लड़ाई के बाद के निशान थे। इसके अलावा 7 हताहत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे बियॉन्डर्स थे जो सीक्वेंस 7 से सीक्वेंस 8 तक के थे। ध्यान से सुनते हुए लूमियन को काफी दिलचस्पी महसूस हुई। फ्रांका के स्पष्टीकरण के अनुसार हिसोका नाम उनके जैसे ही ट्रांसमिग्रेटर्स की मूल दुनिया के एक साहित्यिक कार्य से आया था। उस किरदार के परिभाषित गुणों में से एक कॉम्बैट के लिए अतृप्त भूख और दुर्जेय विरोधियों को खत्म करने का रोमांच था, जो तबाही मचाने और जान लेने के आनंद में डूबा रहता था। अगर टारगेट पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता तो वो धैर्यपूर्वक उनके विकास का इंतजार करता, शायद थोड़ा धक्का नज भी देता। हिसोका, जो अप्रैल फूल्स का एक प्रमुख सदस्य है, ने इस मॉनिकर को अपने कोड नेम के रूप में अपनाया था, जो आत्म अभिव्यक्ति की एक अचूक इच्छा से प्रेरित था, जो इस विशेषता को दर्शाता था। हिसोका डेविल पाथवे का एक बियॉन्डर है। इसके अलावा जब वो सीरियल किलर स्टेज पर था, तब उसके टारगेट बियॉन्डर्स थे। अन्य सीरियल किलर्स के विपरीत वो कमजोर या साधारण लोगों का शिकार नहीं करता है। अगर वो 4 साल पहले एक सीरियल किलर रहा होता, तो वो अब तक कम से कम सीक्वेंस 6 पर होता। इसकी प्रबल संभावना है कि वो सीक्वेंस 5 है। हाँ, उसने अपनी पहचान बहुत प्रभावी ढंग से छिपाई है। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी में कोई भी उसका असली पाथवे नहीं जानता। लूमियन ने बिना किसी रुकावट के ब्राह्म की बात ध्यान से सुनी। उसने बेसब्री से अपने मन में इस संभावना पर विचार किया कि हिसोका एक डेविल या एक डिजायर अपोस्टल भी हो सकता है। सिमटे हुए ब्राह्म ने ऊपर देखा, अपनी खून से सनी हथेली को जमीन पर टिकाया और अपने शरीर को थोड़ा सीधा किया। ये एक सीरियल किलर का काम लगता है।
इसके अलावा वो अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता में बेहद आश्वस्त है, जो बियॉन्डर्स को टारगेट करने की हिम्मत रखता है। हालांकि मैंने कुछ विसंगतियां, डिस्क्रेपेंसीज देखी। क्या विसंगतियां? लूमियन ने अपनी खुशी एक कोमल मुस्कान के पीछे छिपा ली। ब्राम ने सहारा लेने के लिए अपनी हथेली को शिफ्ट किया। सीरियल किलर्स के पीड़ित अक्सर अपमानजनक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्हें मैंने चुना है वे आमतौर पर एक सामान्य गुण साझा करते हैं। वे लंबे समय तक दूसरों पर मौखिक चोट और श्राप देने का आनंद लेते हैं। इस प्रकार मैं उनके होठों को हटा देता और उन्हें सुरक्षित रखता। हालांकि मारे गए 7 बियॉन्डर्स की पहचान, बैकग्राउंड और व्यवहार अलग अलग थे, जिनमें विशिष्ट गिरावट की कमी थी। शायद वो सीरियल किलिंग के प्रति आकर्षण रखने वाला केवल एक बियॉन्डर है, जो जरूरी नहीं कि डेविल पाथवे के अनुसार काम कर रहा हो। लूमियन ने एक मजाक भरे लहजे में अपनी दिलचस्पी को छिपाते हुए कहा। उसने चंचलता से जोड़ा, क्या बचपन में तुम्हें लगातार मौखिक हिंसा का शिकार होना पड़ा था? और कोल्ड ब्लडेड और सीरियल किलर पोषण ने संबंधित नाराजगी और मनोवैज्ञानिक आघात को बढ़ा दिया था? ब्रॉम खामोश हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे तन गया। अब वो सिमटा हुआ नहीं था। तभी लूमियन ने बातचीत को वापस 4 साल पहले के सीरियल मर्डर केस की ओर मोड़ा। क्या तुम्हारे पास मारे गए 7 बियॉन्डर्स के बारे में विस्तृत जानकारी है? क्या तुमने शुरुआती जांच के दौरान किसी संदिग्ध की पहचान की थी? ब्राम ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने केवल पेट्रोल टीम द्वारा प्रदान किया गया सारांश पढ़ा था, पूरी जांच फाइलें नहीं। पेट्रोल टीम के अधिकांश सदस्य अनुभवी बियॉन्डर्स थे, जिन्होंने पहले म्यूटेंट और डेविल्स का सामना किया था। उनका निर्णय विश्वसनीय होना चाहिए। पेट्रोल टीम? लूमियन ब्राम को देखकर मुस्कुराया और टिप्पणी की, क्या कोई और जानकारी है जिसे तुम मेरे साथ साझा करना महत्वपूर्ण समझते हो? यदि नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। ब्राम ने अचानक अपनी पीठ सीधी कर ली। अगले ही पल उसने एक ऐसी भाषा में गंदे शब्द उगल दिए जो लूमियन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। डेविल लैंग्वेज। डेविल लैंग्वेज। जैसे ही डेविल शब्द गूंजे, खून के धब्बे और खून से सने हाथ के निशान जो ब्राम ने जमीन पर छोड़े थे, एक हल्की रोशनी में गिर गए। उनके बीच एक मिस्टिकल कनेक्शन बनता हुआ लगा, जो उनकी लोकेशन के आधार पर उन्हें जोड़ रहा था, जिससे डरावने सिंबल और पैटर्न बन रहे थे। कमरे की दूर वाली अलमारी में होठों और रंगहीन लिक्विड से भरी कांच की बोतलें अचानक कांपने लगीं, जैसे भूकंप से हिल गई हों। इसने एक एबिसल डेविल के प्रोजेक्शन को बुलाने के अनुष्ठान की शुरुआत को चिन्हित किया। सीरियल किलर्स ने न केवल रोमांच के लिए, बल्कि एबिसल डेविल्स को खुश करने के लिए भी सीरियल मर्डर्स को अंजाम दिया। एक बार हत्याओं का सिलसिला समाप्त हो जाने के बाद सीरियल किलर्स अनुष्ठान के अंतिम चरण की ओर बढ़ सकते थे, जिससे संबंधित एबिसल डेविल के प्रोजेक्शन को बुलाया जा सके। इसने उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। हालांकि ब्राम की हत्याओं का सिलसिला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और वो कुछ टारगेट से पीछे रह गया था, लेकिन उसने न्यूनतम सीमा, मिनिमम थ्रेशोल्ड को पूरा कर लिया था। इसने बुनियादी मात्रात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया, जिससे उसे अनुष्ठान में तेजी लाने की अनुमति मिली। जाहिर है, ये शॉर्टकट स्टैंडर्ड प्रोसीजर जितनी प्रभावशीलता नहीं देगा। फिर भी तात्कालिकता और खतरे के सामने ब्राम ने बहुत कम ध्यान दिया। उसने स्वेच्छा से सहयोग किया, दुश्मन का ध्यान अपने सूक्ष्म कार्यों से हटाने के लिए जानकारी का खुलासा किया। उदाहरण के लिए, खून को एक विशिष्ट पैटर्न में जमीन पर टपकने देना और अपनी खून से सनी हथेली को एक विशेष स्थान पर दबाना। इन निशानों ने सूक्ष्म खून से सने विकल्पों के साथ प्रत्यक्ष बुराई और पतित सिंबल्स की जगह ले ली। तैयारी पूरी होने के साथ ब्राम अनुष्ठान को ट्रिगर करने के लिए डेविल लैंग्वेज के एक्टिवेट का उपयोग कर सकता था, जिससे एक हाई लेवल डेविल खुश हो जाए और दुश्मन का सामना करने के लिए उसका प्रोजेक्शन बुलाया जा सके। लूमियन ने शांति से ब्राम एंडारियल की कारीगरी को देखा और महसूस किया कि कमरा द्वेष, मेलेवोलेंस से भरा हुआ था और भ्रष्टाचार, करप्शन से दूषित था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और चुटकी बजाई। अनुष्ठान की सुरक्षा का इंतजार करते हुए ब्राम ने उसे ठंडेपन से देखा। तभी अचानक उसे अपने शरीर के भीतर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। हैरानी में उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने शरीर की जांच की। भीतर से क्रिम्सन लपटें निकलीं, जो उसके आंतरिक अंगों, हड्डियों और मांस को चीरते हुए हिंसक लहरों की पीड़ा पहुंचा रही थीं। तेज दर्द के साथ अंधेरे ने ब्राम की चेतना को जकड़ लिया। होश खोने से पहले आखिरी दृश्य, हरी आंखों वाला एक काले बालों वाला युवक, सुनहरी स्ट्रॉ हैट पहने हुए, अपने होठों को सिकोड़ते हुए एक गर्म मुस्कान बनाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक जोकर को बड़ी मेहनत से जाल में गिरते देखा हो। गड़गड़ाहट, रंबल। अनुष्ठान समय से पहले ही समाप्त हो गया। ब्रॉम के शरीर से निकलने वाले एक विस्फोट ने उसे कई टुकड़ों में तोड़ दिया। फायर इन्फ्यूजन और डिलेड एक्सप्लोजन। फायर इन्फ्यूजन एंड डिलेड एक्सप्लोजन। जैसे ही लूमियन ने फ्यूरी ऑफ द सी ब्रोच पहना और ब्राम पर बेरहमी से हमला किया, उसने न केवल अपनी दबी हुई भड़ास निकाली, बल्कि ब्राम के शरीर में गुप्त रूप से आग भर दी, जिससे डिलेड एक्सप्लोजन ट्रिगर हो गया।
इस सावधानी का उद्देश्य किसी भी दुर्घटना को रोकना था। इसके अलावा ब्राम को क्षमा करने या उसे बख्शने के लिए कोई सौदा करने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार उसके शरीर के भीतर एक नियंत्रित टाइम बम लगाने में कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं थी जो एक्टिवेट होने के लिए तैयार था। गड़गड़ाहट। लाश के टुकड़े कमरे में बिखर गए, कुछ दीवारों पर चिपक गए। फिर भी ये उथल पुथल वाली घटना बॉटल ऑफ फिक्शन की सीमाओं के भीतर ही रही। 638 पॉसिबल एनिमी। मेरे पिता का सरनेम एंडेरियल था। वे एक अनुष्ठान के बिगड़ने के दौरान एक डेविल के प्रोजेक्शन द्वारा छोड़े गए श्राप से मारे गए थे। उनकी विरासत को अपनाते हुए मैं एक बियॉन्डर बन गया। मेरी माँ अभी भी एक रहस्य बनी हुई हैं, शायद मेरे पिता के पीड़ितों के रजिस्टर में दर्ज एक और नाम। एक काले आईने की धुंधली सतह पर ब्राम एंडेरियल के खून से रहित चेहरे ने बिना किसी भाव के अपनी उत्पत्ति के बारे में बताया। फ्रांका, जिसे लूमियन ने इनवाइट किया था, एक फुल बॉडी मिरर के सामने थी। वो अपनी यूनिक मैजिक मिरर स्पिरिट चैनलिंग तकनीक का इस्तेमाल एंडेरियल परिवार और रोज स्कूल ऑफ थॉट की गहराई जानने के लिए कर रही थी। अफसोस की बात है कि ब्राम उस गुप्त संगठन और अपने डेविल परिवार के किनारे पर ही रहा था। उसकी अंतर्दृष्टि कम थी। इसके अलावा लूमियन की बारीकी से जांच से बचने और गुप्त रूप से अनुष्ठान की तैयारियों को पूरा करने के लिए उसने बिना किसी धोखे के सच बताए थे। स्पिरिट चैनलिंग की अपनी सीमा तक पहुंचने के साथ फ्रांका ने एक अंतिम सवाल पूछा। अब एंडेरियल परिवार का नेतृत्व कौन करता है? ब्राम का तेजी से पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट और डरावना होता चेहरा अचानक विकृत हो गया। वो मर गया है। वो एक बलि, सैक्रिफाइस बन गया। बलि? ऐसी नाटकीयता। इससे पहले कि फ्रैंका और गहराई में जा पाती, ब्राम की आकृति तेजी से कम होती गई और शून्यता में विलीन हो गई। जैसे ही डीमोनेस ऑफ प्लेजर ने अनुष्ठान समाप्त किया, उसने अपनी जीभ थपथपाई और लूमियन को संबोधित किया। एंडेरियल परिवार की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ तक कि मुखिया को भी बलि के रूप में चढ़ाया जा सकता है। क्या वे पूरी तरह से रोज स्कूल ऑफ थॉट के कंट्रोल में है? रोज स्कूल ऑफ थॉट के भीतर टेम्परेंस गुट के चर्च ऑफ द फूल के साथ तालमेल को देखते हुए फ्रांका ने गुटों के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया। आखिर रोज स्कूल ऑफ थॉट संभवतः भोग, इंडल्जेंस के अनुयायियों से भरा हुआ था। लूमियन ने सोच समझकर जवाब दिया, अबिस की स्थिति भी पूरी तरह ठीक नहीं है। चाहे नबोरेडिसले डेविल मोनाक फारबाउती का छद्म नाम था या नहीं, हाथ आइलैंड के गहरे हिस्से में मौजूद खून के रंग वाले डेमन की दुर्दशा काफी हद तक अबिस की परेशानियों को दर्शाती थी। एक मजाक के साथ लूमियन ने टिप्पणी की, हम दूसरों को नर्क और अबिस में भेजने के आदी हैं। हमारा मानना था कि ये सबसे खराब जगह है। किसे पता था कि अबिस खुद भी सड़ सकता है? ये अपने ही रसातल अबिस में गिर रहा है। वाकई एक नर्क जैसा मजाक है। फ्रांका ने साफ रात के आसमान की ओर देखा, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से कम दूषित था। दक्षिणी महाद्वीप का क्रिम्सन मून अधिक साफ और उज्जवल दिखाई दे रहा था। उसने बातचीत को वापस ट्रैक पर लाया। अगर हिसोका वाकई डेविल पाथवे से है, तो उसकी हरकतें समझ में आती हैं। रिसर्च सोसाइटी ढीली थी। इसके सदस्यों पर बहुत कम फिल्टर्स या पाबंदियां थीं। फ्रांका और लूमियन जानते थे कि कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी इस तरह काम करती थी कि वहां कोई डेविल पाथवे बियॉन्डर नहीं था, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। मेंबरशिप के लिए पाथवे की स्व घोषणा या सबूत की आवश्यकता नहीं थी। मीटिंग्स में बातचीत के माध्यम से सीक्वेंस का पता लगाया जाता था। हिसोका एक पहेली बना रहा। उसके पाथवे और सीक्वेंस अप्रैल फूल्स के प्रमुख सदस्यों के लिए भी मायावी इल्यूसिव थे। हिसोका हमेशा से अकेला रहा है। वो अप्रैल फूल्स के दूसरे प्रैंक्स में शायद ही कभी हिस्सा लेता है। क्या उसे डेविल के रूप में पकड़े जाने का डर है? लूमियन ने विचार करते हुए जोड़ा। वह मैड लेडी के साथ सहयोग करने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक था, जो एक ऐसी पागल है जिसे किसी बात की परवाह नहीं है। वो शायद इस संभावना का आनंद भी लेती हो कि क्या किसी डेविल का खून ठंडा होता है। मुझे एक सूक्ष्म मजाक महसूस हो रहा है, जो मेरे एक्सपेरिमेंट करने के शौक की ओर इशारा कर रहा है। फिर भी एक कोल्ड ब्लडेड होने के बावजूद सीरियल किलर ब्राम के बचे हुए खून में गर्माहट की एक झलक थी। क्या कोल्ड ब्लडेड मुख्य रूप से शाब्दिक ठंडक के बजाय भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट को दर्शाता है? या क्या ये दक्षिणी महाद्वीप की गर्मी हो सकती है, जो ठंडे खून वाले जीवों के खून को गर्म कर रही है? फ्रांका के विचार भटकने लगे। फ्रांका ने फिर लूमियन को आगाह किया, अगर हिसोका वाकई एक डेविल है, तो जिस पल तुम्हें कोई मुख्य सुराग मिलेगा, वो तुम्हारी दुर्भावना मैलिस को महसूस कर लेगा। वो तय कर सकता है कि हमला करना है या भागना है, और छिपने के लिए दूसरे देश में जा सकता है। लानत है। डेविल का पीछा करना वाकई एक झंझट है। जब हम उसे हरा नहीं सकते, तो वो पहले हमला करता है। जब हम हरा सकते हैं, तो वो कहीं नहीं मिलता। हमें ऐसे समय में एक डीमन हंटर की जरूरत पड़ सकती है, लूमियन ने आधा मजाक करते हुए कहा। डिविलॉलॉजी से लूमियन जानता था कि वॉरियर पाथवे का सीक्वेंस 4 डेमन हंटर था, जो डेविल्स के शिकार में एक्सपर्ट था।
वे डेविल्स, डिजायर अपोस्टल्स और यहाँ तक कि डेमन्स के नेचुरल दुश्मन थे। डेमन हंटर्स के मुख्य कौशलों में से एक अपने करियों और इरादों को छिपाना था, जिससे खतरा महसूस करने में सक्षम टारगेट्स के लिए उनका पता लगाना नामुमकिन हो जाता था। फ्रांका ने संक्षेप में सहमति जताई। अब मैं समझ गई हूँ कि मैडम मैजिशियन ने आपको स्पिरिट वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स क्यों भेजे और आपको सिल्वर के नए शहर जाने और मिस्टर सन को ढूंढकर बचे हुए करप्शन को खत्म करने का निर्देश क्यों दिया। वहाँ वॉरियर पाथवे का दबदबा है और वहाँ कई डेमन हंटर्स हैं। हालांकि पूरी प्रोसेस के दौरान डेमन हंटर की मदद लेना हमारे संसाधनों पर भारी पड़ सकता है। वो एक असली डेमीगॉड था, जबकि हिसोका से निपटना लूमियन की व्यक्तिगत दुश्मनी थी। मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स भी इस पर ध्यान देंगे, हिसोका के सेलेस्टियल वर्दी के साथ संभावित तालमेल को देखते हुए। लूमियन हंसा। एक डेमन हंटर को सीधे दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे चार्म्स, पोशंस या दुर्भावना मैलिस को छिपाने वाली चीजें बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम उन्हें हासिल करने या आइटम एक्सचेंज करने के लिए टैरोट क्लब के कनेक्शन के जरिए एक बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। जल्द ही पूछताछ शुरू करो, फ्रांका ने सलाह दी। अगर हिसोका एक डिजायर अपोस्टल है तो सावधान रहना। तुम बहुत सारी रैंडम चीजें अपने साथ रखते हो और कुछ मिस्टिकल आइटम्स का भावनाओं और इच्छाओं पर बुरा असर पड़ता है। वो उन्हें विस्फोटित कर सकता है, जिससे तुम तुरंत घायल हो सकते हो। जैसे ही वो बोली, फ्रांका के होंठ कांपने लगे और उसने उन्हें बंद कर लिया। लूमियन ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी एस्थेटिक क्षमताओं के बारे में शेखी बघाड़ने से परहेज किया। हाल ही में भावनाओं और इच्छाओं के विस्फोट को सहने के बाद वो समझ गया था कि ये एक एस्थेटिक की सहन शक्ति से परे था, जिससे मस्तिष्क को शारीरिक नुकसान पहुंच रहा था। फ्रैंका ने फिर कहा, उस सीरियल किलर का पीछा करने वाला न्यूमिनस एपिस्कोपेट से था, कोई नियमित पेट्रोल मेंबर नहीं। मतानी में हलचल काफी गहरी है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट दक्षिणी महाद्वीप का एक गुप्त संगठन है, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसकी उत्पत्ति बालम साम्राज्य के पूर्व शाही वंशजों और उन बियॉन्डर्स से हुई है जो मौत को अपने विश्वास के रूप में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका अंतिम लक्ष्य मौत को उसके सिंहासन पर वापस लाना था और एक बार फिर ईस्ट और वेस्ट बालम पर शासन करना था। लूमियन खिड़की की ओर टहला और सड़क की ओर देखने लगा। वो मुस्कुराया और कमेंट किया, यह अराजक दक्षिणी महाद्वीप है। दरअसल मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट पोर्ट पाइलोस के निवासियों के दैनिक जीवन के बारे में जानकारी क्यों जुटा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वे इस जगह पर शासन करना चाहते हैं। ये उनका सामान्य स्टाइल नहीं है। लूमियन को रोज स्कूल ऑफ थॉट के अतीत के बारे में सीमित जानकारी थी। वो बस इतना जानता था कि उनकी हालिया बलि की होड़ रही थी। जहां भी वे कब्जा करते थे वहां खून खराबा छोड़ देते थे। लंबे समय तक किसी शहर या पोर्ट को चलाना उनके सामान्य व्यवहार के साथ मेल नहीं खाता था। कुछ भी निश्चित नहीं है। फ्रांका का दिमाग हाल ही में ओवरटाइम काम कर रहा था। एक पल के विचार के बाद उसने जोड़ा, रोज स्कूल ऑफ थॉट के उद्देश्यों के बावजूद हाल के वर्षों में उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उन्हें देखते हुए उन्हें मदर ट्री ऑफ डिजायर से काफी वरदान बूंस मिले होंगे। अब डेविल परिवार के सदस्यों के साथ रोज स्कूल ऑफ थॉट के किसी महत्वपूर्ण सदस्य का सामना करने का मतलब पोशंस और वरदानों के दोहरे धारक ड्यूअल बेरर से निपटना हो सकता है। शायद एक ज़ॉम्बी रेसिपिएंट, रेथ ट्री स्पिरिट या सेक्स एडिक्ट अपोस्टल, तुम्हारी तरह एक हंटर मंक के समान। फ्रांका, जो हमेशा लूमियन से निकनेम्स और अनोखे विचारों में अधिक माहिर थी, उसने चंचलता से उन बियॉन्डर्स को ज़ॉम्बी रेसिपिएंट्स कहा जो ज़ोंबी और रेसिपिएंट्स दोनों थे। उसका मुख्य इरादा लूमियन को आगाह करना था कि रोज स्कूल ऑफ थॉट के कुछ सदस्य सेक्स एडिक्ट जैसी क्षमताओं का फायदा उठाकर उसकी इच्छाओं को भड़का सकते हैं। बाद में अपने डिजायर अपोस्टल फॉर्म में वे उन इच्छाओं को विस्फोटित कर सकते थे, जिससे एंड टू एंड सर्विस मिल सके। ये एक कठिन चुनौती होगी। लूमियन की स्थिति में ऐसे बियॉन्डर्स का सामना करना काफी खतरे भरा था। लूमियन हंसा, कुछ हद तक खुद का मजाक उड़ाते हुए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बारूद का ढेर हूं जो जरा सी छुअन से फटने के लिए तैयार है। फिर भी मेरा रोज स्कूल ऑफ थॉट के मामलों में दखल देने का इरादा नहीं है। मैं मैडम मैजिशियन को लिखूंगा और पोर्ट पाइलोस में रोज स्कूल ऑफ थॉट के निशानों की रिपोर्ट करूंगा। कोई इसकी जांच करेगा और इसे संभाल लेगा। क्या मिस्टर स्टार और मिस्टर मून रोज स्कूल ऑफ थॉट की देखरेख करने वाले मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स में से नहीं है? मेरा एकमात्र फोकस हिसोका है। कम से कम हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि भले ही वो डेविल पाथवे से हो, उसका अंदरियल परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है। अन्यथा रोज स्कूल ऑफ थॉट ने जांच के लिए ब्राम और कंपनी को नहीं भेजा होता। अगर कोई परिवार का सदस्य यहाँ एक्टिव होता तो ब्राम इससे अनजान नहीं रहता। फ्रांका एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर जोड़ा, बस सावधान रहना। ... फ्रांका को वापस ट्रायर भेजने के बाद लूमियन ने ब्राम के सीरियल किलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को संभाल कर रख दिया। इसने एक नुकीले प्रिज्मेटिक बर्फ के टुकड़े का रूप ले लिया था, जिसमें पतली काली गैस की हल्की लहरें लिपटी हुई थीं।
होटल ओरेला पहुंचने पर लूमियन 3 मैकेनिकल एलिवेटर्स की ओर गया, हैंडल खींचा और धैर्य से खड़ा हो गया। एक चरचराहट के साथ दोनों दरवाजे एक साथ खुले। लूमियन की परछाई, जो उसके पीछे लगे क्रिस्टल झूमर शैंडलियर से लंबी हो गई थी, मैकेनिकल लिफ्ट में दिखाई दे रही थी। उसके बगल में एक दुबला पतला इंसानी साया खड़ा था। 639 ब्राइब। लूमियन मैकेनिकल एलिवेटर के खुले दरवाजे के सामने खड़ा था और अपने बगल में खड़े दुबले पतले साए पर एक नजर डाली। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने शांति से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे तिरछे खड़े व्यक्ति की अचानक उपस्थिति को नोट किया। वो आकृति एक लंबे पतले आदमी की थी, जो एक जटिल परतों वाले काले रोब में लिपटा हुआ था। उसका रंग पीला सफेद था, जैसे लंबे समय तक धूप न लगी हो। उसके काले बालों के ऊपर एक रोएदार काली टोपी थी, जिसका किनारा धीरे से हिलते हुए सफेद पंख से सजा था। लूमियन ने अपनी नजरें हटाईं और मैकेनिकल एलिवेटर में दाखिल हुआ। वो लंबा दुबला आदमी, जिसकी आंखें गहरी भूरी थीं, चुपचाप उसके पीछे आ गया। दाहिने हाथ से पीतल के हैंडल को पकड़कर लूमियन ने मनचाही मंजिल चुनी और उसे B3 तक दबा दिया, जिसके जवाब में एक पक्का क्लिक गूंजा। लूमियन द्वारा अपनी मंजिल चुनने के बाद उस लंबे आदमी ने उसकी नकल की और B18 का चुनाव किया। जैसे ही वे नीचे जाने का इंतजार कर रहे थे, भाप निकलने की दूर की आवाज उनके कानों तक पहुंची। गियर घूमने लगे, चेन कस गई और शानदार मैकेनिकल एलिवेटर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पूरी यात्रा के दौरान दोनों डरावने रूप से खामोश रहे और माहौल अनकहे तनाव से भरा रहा। B3 पर पहुंचने पर लूमियन पीछे मुड़कर देखे बिना निकल गया और एक उद्देश्य के साथ स्वीट 7 की ओर बढ़ गया। जैसे ही धातु की जंजीरें उसके पीछे खींचती रहीं, लूमियन सोच समझकर खुद से बुदबुदाया, मिस्टर इवेल्स्टा। B18 में रहने वाले इवेल्स्टा के पास बेजान लाइफलेस नौकर थे। इवेल्जिस्टा की अजीब बनावट और उसके नौकरों की हालत ने लूमियन को एक रेथ प्रिजनर पाथवे के सीक्वेंस 5 रेथ के साथ उसके संबंध का संदेह करने पर मजबूर कर दिया। रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला प्रिजनर पाथवे टेम्परेंस और इंडल्जेंस दोनों गुटों पर दबदबा रखता था, जो दोनों ही उस गुप्त संगठन से जुड़े थे। यह संभावना कम लग रही थी कि कोई रेथ रोज स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा ना हो। क्या ये कोई दुर्लभ दुष्ट रेथ हो सकता है, या शायद रोज स्कूल ऑफ थॉट का कोई मोहरा जो पोर्ट पाइलॉस को टारगेट कर रहा हो? लूमियन टेम्परेंस गुट के सदस्य होने की संभावना को भी खारिज नहीं कर सका। फिर भी पिछले कुछ मिनटों में उसे इवेल्जिस्टा के अत्यधिक भोग इंडल्जेंस का कोई सबूत नहीं मिला। लूमियन ने मैडम मैजिशियन के पत्र में अपने ऑब्जर्वेशंस को विस्तार से बताने का फैसला किया। कोई चीज अच्छी थी या बुरी, इसका फैसला प्रोफेशनल्स करेंगे। स्वीट 7 पर वापस लौटते हुए लूमियन ने देखा कि लुडविग डाइनिंग टेबल पर बैठा था और चांदी के चम्मच से सिरेमिक सूप पॉट से दावत का आनंद ले रहा था। डिश के ऊपर चीज की एक परत थी, जिसमें अंडे का रस मिला हुआ था और वो जगह जगह से झुलसा हुआ था। लुडविग द्वारा किए गए एक बड़े छेद के माध्यम से लूमियन ने पोर्क, बीफ, मछली, झींगा, शेल, आलू और टमाटर के एक साथ पकाए गए मिश्रण की झलक देखी। मसालों की भरपूर खुशबू मांस के साथ एसेंस के साथ मिलकर लिविंग और डाइनिंग रूम में फैल गई थी, जिससे उसकी भूख और बढ़ गई। लुडविग चुपचाप खाना जारी रखता रहा। तभी लुगानो खड़ा हुआ और पूछा, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? यह स्थानीय ई से ओ है। अलग अलग शेफ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चुनते हैं और स्वाद भी अलग होगा। लुडविग ने बिना एक शब्द कहे बस लुगानो की ओर अपना सिर घुमाया और फिर से अपना खाना शुरू कर दिया, अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। लुडविग के बगल में सीट लेते हुए लूमियन उस चीज से भरे लड़के को देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर डिनर लाने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। हैरान होकर लुगानो ने पूछा, कैसा डिनर? तुम नहीं जानना चाहोगे, लूमियन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिस डिनर का उसने जिक्र किया था, वो सीरियल किलर ब्रैम की लाश थी। मूल रूप से वो लुडविग के टेस्ट करने और किसी न्यूट्रिएंट्स और जानकारी की पहचान करने के लिए कुछ टुकड़े वापस लाने का इरादा रखता था, लेकिन लूमियन ने दोबारा सोचा, क्योंकि उसे एंडेरियल परिवार की विशिष्टताओं के बारे में ब्रॉम के सीमित ज्ञान का पता था। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए लुडविग को खिलाने का विचार छोड़ दिया। लूमियन के ऑब्जर्वेशंस के अनुसार लुडविग खाने से कुछ ताकत हासिल कर सकता था, जिससे उसकी सील ढीली हो सकती थी। हालांकि सीक्वेंस 7 बियॉन्डर की लाश खाने से कोई बड़ा बदलाव आ सकता था। लूमियन को डर था कि उसकी अपनी ताकत संभावित जटिलताओं को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। लुडविग पासा पलट सकता था और उसे ही एक डिश के रूप में खा सकता था। लुडविग का चांदी का चम्मच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर उसने टिप्पणी की, अगर आप इसे नहीं लाए तो आपने इसका जिक्र क्यों किया? ओह, थोड़ा नखरा दिखा रहे हो? लूमियन मन ही मन हंसा और बोला, ये तुम्हें सूचित करने के लिए है कि हम एक एडवेंचरर की जन्नत अराजकता की भूमि पर पहुंच गए हैं। तुम्हें भविष्य में बेहतरीन डिनर के भरपूर अवसर मिलेंगे। इशारा साफ था, अच्छा प्रदर्शन करो और मैं तुम्हें स्वादिष्ट व्यंजनों से पुरस्कृत करना याद रखूंगा।
लुडविग ने अपने मुंह में नरम आलू का स्टू डालते हुए अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक बाकी सब कुछ पर बातचीत हो सकती है? बेशक, शर्त यह है कि मुझे पर्याप्त व्यंजनों के साथ भुगतान करना होगा। संतुष्ट होकर लूमियन उठा और मास्टर बेडरूम से सटे वॉशरूम की ओर चल दिया, जहां उसने हाथ मुंह धोया। पीतल के नल से आरामदायक तापमान पर गर्म पानी निकल रहा था। लूमियन ने तौलिया भिगोया और अपने चेहरे को घेरने वाली ताज़ा भाप का आनंद लिया, जिससे उसे स्फूर्ति महसूस हुई। होटल ओरेला के मैकेनिकल एलिवेटर्स और मशीनरी को पावर देने के लिए स्टीम इंजन का उपयोग इसकी सर्विस की एक उल्लेखनीय विशेषता थी, जिससे लगातार गर्म पानी सुनिश्चित होता था। ... अगली सुबह लूमियन सुनहरी स्ट्रॉ हैट पहनकर पोर्ट पाइलोस के रेजरेक्शन स्क्वायर के बगल में केनिया स्ट्रीट पर दिखाई दिया। कभी मतानी में इंटेस उपनिवेशवादियों कॉलोनिस्ट्स के लिए शासन का केंद्र रहा। यह क्षेत्र अपने इतिहास के अवशेषों को सड़क संकेतों और इंटीशियन भाषा में दुकान के नामों के साथ समेटे हुए था। लूमियन बड़ी आसानी से इंटेस पैरासोल पेड़ों के नीचे के रास्ते पर चला और एक 4 मंजिला बेज रंग के घर पर पहुंचा, जो इंटेस की शानदार आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाता था। डूटानीज, इंटीजियन, हाईलैंडर, लोएन और फेसाक भाषाओं में सजे संकेतों ने बिल्डिंग को चिन्हित किया, पोर्ट पाइलोस पेट्रोल टीम। साइन के नीचे 5 लाइनों का एक ही मतलब था, केवल पैरानॉर्मल घटनाओं से निपटते हैं। विभिन्न देशों के एडवेंचर्स की एक मामला रिपोर्ट करने की ज़रूरतों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए लूमियन ने उस बेज रंग की बिल्डिंग में दाखिल होते ही चंचलता से टिप्पणी की। हॉल के भीतर जहां कोई नहीं था, लूमियन को एक रिसेप्शनिस्ट मिला, जो आराम से लेटे हुए दिन का स्थानीय अखबार पढ़ रहा था। वह स्थानीय व्यक्ति अपने 30वें साल में था, जिसकी त्वचा गहरी भूरी और बाल काले थे। उसका चेहरा पतला था और आंखें गहरी भूरी थीं। पास पहुंचकर लूमियन ने उसे इंटीजियन में संबोधित किया, मैं एक मामला रिपोर्ट करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने अपने पीछे एक पार्टीशन खोला और दूतनीज में कुछ समझ न आने वाले शब्द बोले। लूमियन उसे डुटनीज में बोलते हुए मुश्किल से ही समझ पाया। कोई ऐसा जो इंटीजियन या हाईलैंडर समझता हो। ये काम नहीं करेगा। चूंकि आप विदेशी भाषाएं नहीं समझते, तो अखबार पढ़ने में समय बर्बाद न करें। लगन से पढ़ाई करें। एक हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए उसने धैर्यपूर्वक पेट्रोल टीम के दूसरे सदस्यों के आने का इंतजार किया। बस 1 या 2 मिनट के भीतर शराबी भूरे बालों वाला एक युवक, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछली रात अपने बाल धोए बिना सो गया हो, हॉल की गहराई से दरवाजा खोलकर बाहर आया। एक सफेद शर्ट और बिना बटन वाली पीली बनियान पहने वो लूमियन की ओर टहला। उसका एक हाथ लापरवाही से जेब में था। धारा प्रवाह इंटीजन में उसने पूछा, आप किस मामले की रिपोर्ट कर रहे हैं? लूमियन ने उस युवक का जायजा लिया, जो स्पष्ट रूप से उत्तरी महाद्वीप से था, हाथ में सिगरेट और भूरी पीली आंखें। एक सुरक्षित मुस्कान के साथ लूमियन ने जवाब दिया, मुझे एक कातिल मिला है। हैरान होकर उस युवक ने दरवाजे की ओर इशारा किया। कातिलों के लिए सामने वाली सड़क पर पुलिस के पास जाएं। पेट्रोल टीम के सामने पोर्ट पाइलोस का पुलिस हेडक्वार्टर था। अपना धैर्य बनाए रखते हुए लूमियन ने दोहराया, वो एक सीरियल किलर है। सीरियल किलर? सिगरेट वाले युवक ने खुद से बुदबुदाया। उसके व्यवहार में बदलाव एक अचानक गंभीरता का संकेत दे रहा था। आप कैसे जानते हैं? मुझे उसके घर में कई कटे हुए होंठ मिले, इंसानी होंठ। लूमियन ने एक मुस्कान के साथ खुलासा किया। कटे हुए होंठ? उस युवक ने अपनी पीली बनियान के बटन अभी तक नहीं लगाए थे। उसने उत्सुकता से पूछा, उसका घर कहाँ है? एक संक्षिप्त अंतराल के बाद लूमियन ने जवाब दिया, मैं सड़क का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। ये मैन ईटिंग फ्लावर बार के पास एक सड़क पर है। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए युवक ने अपनी सिगरेट का एक कश खींचा और पूछा, कातिल का क्या हुआ? क्या आपने उसका चेहरा देखा? वो मर चुका है, लूमियन ने सच्चाई से जवाब दिया। एक पल के लिए चौंक कर भूरे बालों वाले युवक ने पूछा, वो कैसे मरा? लूमियन की सुरक्षित मुस्कान एक अधिक खुली मुस्कान में बदल गई। मैंने उसे मार दिया। उस युवक का चेहरा अविश्वास में जम गया। उसने पूछताछ करने से पहले कुछ सेकंड तक लूमियन की बारीकी से जांच की। क्या आप इनाम बाउंटी लेने के लिए यहाँ आए कोई एडवेंचरर हैं? ब्राम के सीरियल मर्डर्स ने एडमिरल क्वेरेरिल द्वारा जारी एक स्थानीय वांटेड पोस्टर को प्रेरित किया था। हालांकि संदिग्ध की अज्ञात स्थिति के कारण पोस्टर में कोई संबंधित नाम या फोटो नहीं था, केवल मामले का विवरण था। मुस्कुराते हुए लूमियन ने जवाब दिया, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन आप भी इस पर दावा कर सकते हैं। उस युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? इनाम आपका हो सकता है, लूमियन ने अपनी रिश्वत ब्राइब देने की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा। उस युवक ने लूमियन पर एक नजर डाली। बदले में आप क्या चाहेंगे? मुझे 4 साल पहले के एक सीरियल मर्डर केस की फाइल और आपके द्वारा इकट्ठे किए गए संबंधित आइटम्स चाहिए, लूमियन ने खुलकर खुलासा किया। वहां शायद कुछ ऐसा हो जिसे लुडविग खा सके।
वो युवक सोच में डूब गया, नफे नुकसान का आकलन करने लगा। अंत में उसने अपने भूरे बालों को खुजलाया और कहा, मैं आपको केस की फाइल और संबंधित आइटम्स दिखा सकता हूं, लेकिन आप उन्हें ले नहीं जा सकते। आप केवल उनकी नकल कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कंफर्म करना होगा कि मौके पर सीरियल किलर ही है। ठीक है। लुमियन सहमत हो गया और मुस्कुराहट के साथ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। आपके साथ काम करके खुशी होगी। युवक ने लुमियन से हाथ मिलाया। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। आप मुझे कैमिस बुला सकते हैं। और आप? लुमियन एक बार फिर मुस्कुराया। लुइस बेरी। जैसे ही कैमिस हॉल के अंदर दरवाजे में दाखिल हुआ, अपने दो साथियों को इकट्ठा करने की तैयारी करते हुए उसने विचार किया, लुइस बेरी, यह नाम परिचित क्यों लगता है? 640 कॉमनैलिटी। डूटनीज में चिलिकास्को शब्दों से सजी सड़क पर लुमियन कैमिस और बाकी पेट्रोल टीम को काले पत्थरों और भूरी लकड़ी से बने उस अपार्टमेंट में ले गया। जैसे ही उसने ब्राम के कमरे का दरवाजा खोला, जले हुए की गंध और खून की तीक्ष्णता हवा में तैरने लगी। फर्श पर लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे, दीवारें खून और मांस के मिश्रण से दूषित थीं। हर सतह पर हाथ के निशान, गहरे लाल और झुलसे हुए निशान बने हुए थे। कैमिस की आंखें फटी रह गईं, जैसे उसे किसी सीरियल किलिंग के बीच वापस धकेल दिया गया हो। फिर भी ये तबाही का एक ऐसा लेवल था जो उससे भी परे था। लुमियन की ओर मुड़ते हुए कैमिस ने दुखद जवाब की उम्मीद के बावजूद आदतन पूछा, उस व्यक्ति की बॉडी कहाँ है? लुमियन ने बिखरे हुए अवशेषों और कीमा बने मांस की ओर इशारा किया और एक गंभीर मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये सब वही हैं। कैमिस एक पल के लिए खामोश हो गया और फिर अपने दो हैरान साथियों को सीन की जांच करने का इशारा किया। उसने उनके साथ इनाम का एक हिस्सा साझा करने का वादा किया था, जिससे वे उसके कारनामों के गवाह बन गए। कैमिस अकेला आने की हिम्मत नहीं कर सका था। उसे डर था कि ये लुइस बेरी द्वारा बिछाया गया कोई जाल हो सकता है, रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा असैसिनेशन की कोशिश, या पेट्रोल टीम को टारगेट करने वाले अन्य गुप्त संगठन। दक्षिणी महाद्वीप में सतर्कता एक आवश्यकता थी। एक अलमारी के पास पहुंचते हुए कैमिस की नजर प्रिजर्वेटिव्स में डूबे होठों पर टिक गई और पीड़ितों का दुखद भाग्य उसके दिमाग में घूमने लगा। एक पल की खामोशी के बाद लुइस बेरी शांति से बोला, ब्राम डेविल परिवार एंडरियल का सदस्य है। उसे रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा पोर्ट पाइलोस में जानकारी जुटाने और सीरियल मर्डर्स को अंजाम देने का निर्देश दिया गया था। उसके चाचा देवाजो उसके कांटेक्ट होने वाले थे, लेकिन वे वास्तव में कभी नहीं मिले। इसके बजाय उसने अपनी जुटाई गई जानकारी 17 अलेक स्ट्रीट पर एक खाली घर के स्टडी रूम में छोड़ी थी। क्या? कैमिस और अन्य लोग शुरू में चौंक गए, फिर गहरे असमंजस में पड़ गए। लुइस बेरी के पास इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है? कैमिस लाश के बिखरे हुए टुकड़ों, खून से लथपथ दीवारों, जमीन पर हाथ के निशानों और विभिन्न झुलसे हुए निशानों को देखने से खुद को नहीं रोक सका। अंततः उसकी नजर लुमियन के चेहरे पर टिक गई। लुमियन ने अपने होठों पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कैमिस और उसके दो साथियों ने एक दूसरे को देखा और लुइस बेरी से यह पूछने से परहेज किया कि क्या उसने जानकारी स्पिरिट चैनलिंग टॉर्चर के जरिए हासिल की थी या उसने शुरू से ही ब्राम के इरादों को भांप लिया था। लुइस द्वारा सीरियल किलर का पीछा करना केवल किसी आपराधिक कृत्य की वजह से नहीं था। यह इंटेल बहुत महत्वपूर्ण है। कैमिस ने सिर हिलाया और कमरे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त 6 बैरल वाली मशीन गन की ओर इशारा किया। हमें ब्राम के हथियार को सुरक्षित करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, लुमियन ने लापरवाही से जवाब दिया। एक पायरोमेनियाक होने के नाते आग्नेयास्त्रों फायर आर्म्स में उसकी बहुत कम दिलचस्पी थी। उसके लिए फायरबॉल्स 6 बैरल वाली मशीन गन की रैपिड फायर से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित हुए थे, बस उतने तेज नहीं थे। ... रेजरेक्शन स्क्वायर के पास केनिया स्ट्रीट पर पेट्रोल टीम की 4 मंजिला बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कैमिस ने लुमियन के सामने टेबल पर फाइल और संबंधित आइटम रखे और जोर देते हुए कहा, आप केवल पढ़ सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे ले जाना या नुकसान पहुंचाना कोई विकल्प नहीं है। लुमियन ने धीरे से सिर हिलाया, लिफाफों में से एक उठाया, धागे को कुछ बार घुमाया और उसे सावधानी से खोला। कंटेंट को जल्दबाजी में पढ़ने के बजाय उसने पहले फाइल निकाली और उसे गहराई से पढ़ा। घनी फाइल में पहचान, उत्पत्ति, संभावित पाथवेज, सीक्वेंसेस, मौत की लोकेशंस, सीन की स्थिति और पेट्रोल टीम द्वारा की गई विभिन्न अटकलों और जांचों को बारीकी से रेखांकित किया गया था। ये स्पष्ट था कि पेट्रोल टीम अपनी जांच में लगन से जुटी थी, खासकर तब जब नए पीड़ित सामने आते रहे। डेली ऑपरेशंस तब तक जारी रहे जब तक सीरियल मर्डर्स बंद नहीं हो गए, जिससे प्रयासों में ढील आ गई। उन्होंने धीरे धीरे केस स्टडीज और बड़े पैमाने पर विजिट ट्रिप्स की फ्रीक्वेंसी कम कर दी। 6 महीने बाद जांच ठप हो गई और फाइल को बंद कर दिया गया। फाइनल रिपोर्ट में मामले की देखरेख करने वाले वाइस कैप्टन ने निष्कर्ष निकाला, यह डेविल पाथवे द्वारा किया गया एक क्लासिक सीरियल मर्डर केस है। हालांकि सीरियल किलर्स शायद ही कभी केवल 7 व्यक्तियों को टारगेट करते हैं,
क्योंकि अधिक पीड़ित अनुष्ठान की प्रभावकारिता को बढ़ाते हैं। इस बार सभी पीड़ित बियॉन्डर्स हैं, जिनमें मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी शामिल हैं। केवल 7 मौतों के साथ भी वे डेविल्स द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं, जो उन्हें 14 या यहाँ तक कि 20 साधारण लोगों से अधिक खुश करते हैं। इस मिस्टिक केस में मुख्य सवाल ये है कि बियॉन्डर्स होने के अलावा 7 पीड़ितों के बीच कोई कॉमन लिंक नहीं है। ये इसे पिछले सीरियल मर्डर्स से अलग करता है। हमारा अनुमान है कि सातों पीड़ित वेस्ट बालम में एक्टिव बियॉन्डर्स थे, जिन्होंने अतीत में किसी न किसी तरह की हत्या की होगी। इसे भ्रष्टता, डिप्राविटी की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। लूमियन ने इसे बारीकी से पढ़ा और इस थ्योरी से सहमत हुआ कि 7 बियॉन्डर्स डेविल को खुश करने वाले अनुष्ठानों में 14 साधारण व्यक्तियों से बढ़कर थे। ये उसके लिए नई जानकारी नहीं थी। आखिर साधारण लोग केवल तीसरे दर्जे की बलि थे, जबकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीव दूसरे नंबर पर थे। विशिष्ट एक्ट्स में भी वैसी ही स्थितियां पैदा होती थीं, खासकर जिनमें फीडबैक की आवश्यकता होती थी। यह एक एंजल की साजिश को समझने जैसा था, जिससे लूमियन को एक साधारण व्यक्ति की साजिश की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पोषण को पचाने में मदद मिली। पूरे सीरियल मर्डर केस की सामान्य समझ हासिल करने के बाद लूमियन ने सातों बियॉन्डर्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। हिसोका की एंथनी वाली साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, फ्रैंका के मूल आर्केटाइप सारांश और एक्टर के बारे में उसकी अटकलों को जोड़ते हुए उसने संभावित समानताओं, कॉमनैलिटीज की तलाश की। बियॉन्डर्स में पुरुष और महिलाएं दोनों थे। एक एडमिरल क्वेररिल के अधीन था, जबकि दूसरा पोर्ट पाइलोस में रहने वाला डेथ बिलीवर था। विदेशी एडवेंचर्स मतानी में तैनात एक इंटिस रिपब्लिक जासूस, रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक बाहरी सदस्य और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी चर्च का एक स्थानीय पादरी भी इस लिस्ट में शामिल थे। उनकी पहचान और बैकग्राउंड को देखते हुए उनमें स्पष्ट रूप से कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा था। फिर भी लूमियन के लिए, जिसने सब्जेक्टिव अटकलों के साथ इसे पढ़ा, बारीक डिटेल्स का महत्व था। सातों पीड़ित युवा थे, जिनमें सबसे उम्रदराज अपने शुरुआती 30वें साल में था और उनकी कॉम्बैट टैलेंट और शानदार बुद्धिमत्ता की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। लूमियन ने मन ही मन सोचा, क्या टारगेट वे बियॉन्डर्स हैं जो युवा हैं, क्षमता से भरपूर हैं और पहले से ही मैच्योरिटी के एक निश्चित लेवल तक पहुंच चुके हैं? यहाँ तक कि वे दो भी जो विशेष रूप से युवा नहीं थे, वे मशहूर, शक्तिशाली और असीमित क्षमता वाले होने का लेबल रखते थे। लूमियन को हिसोका के सिलेक्शन क्राइटेरिया की एक मोटी समझ मिल गई। अगर फ्रैंका यहाँ होती तो वो शायद नोट करती कि ये मूल आर्केटाइप की विशेषताओं से मेल खाता है। हालांकि लूमियन का मानना था कि हिसोका आर्केटाइप का तब पालन करेगा जब वो उसे सूट करेगा, न कि उसे अपने असली इरादों को निर्देशित करने देगा। हिसोका के पर्याप्त शुद्ध न होने के बारे में मैड लेडी के मूल्यांकन ने लूमियन के नजरिए को और पुख्ता किया। सिलेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए लूमियन ने सोचा, लुइस बेरी हिसोका के होमिसाइडल फेटिश में पूरी तरह फिट बैठता है। उसने अपनी जीभ थपथपाई और लिफाफों से संबंधित आइटम निकाले। ज्यादातर पीड़ितों का सामान था, लेकिन वहां एल्यूमिनियम की 7 पतली पन्नी फॉइल्स भी थीं, जो काले भूरे रंग के पदार्थों से सनी हुई थीं और इस ग्रुप से संबंधित नहीं लगती थीं। केस फाइल में बताया गया था कि वे स्थानीय चॉकलेट के रैपर्स थे, जो हर क्राइम सीन पर छोड़े गए थे। ये संदेह था कि कातिल सफलता के बाद पतली पन्नी को हटा देता था और लाश को काटने से पहले चॉकलेट के एक टुकड़े का आनंद लेता था। चूंकि कातिल ने चॉकलेट निकालने और खाने के लिए दस्ताने वाले हाथ का इस्तेमाल किया था, इसलिए पन्नी पर कोई संबंधित निशान नहीं मिले थे। ऐसी चॉकलेट मतानी में आम थी, जिससे ट्रैकिंग करना मुश्किल हो गया था। लूमियन ने कैमिस की ओर मुस्कुराने से पहले एल्यूमिनियम की पतली पन्नी का अध्ययन किया, जो उसकी निगरानी कर रहा था। क्या मैं 2 या 3 ले सकता हूँ? भूमरे बालों वाले कैमिस ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगर आप डिविनेशन या अन्य बियॉन्डर तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसे यहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2। यह आपकी भविष्य की जांच में बाधा नहीं डालेगा, लूमियन ने लुभाते हुए कहा। अगर आप मदद करने के लिए सहमत होते हैं, तो मैं आपको एक अतिरिक्त इनाम दूंगा। उदाहरण के लिए, स्पिरिट वर्ल्ड के एक जीव के लिए बहुत उपयोगी समनिंग इनकेंटेशन। कैमस सहमत होने से पहले थोड़ी देर खामोश रहा। डील। ... 15 मिनट से अधिक समय बाद, कैमस, जो लूमियन को चॉकलेट जैसी चीजें खरीदने के लिए बाहर लाया था, एक हैरान करने वाले भाव के साथ देख रहा था, क्योंकि खरगोश के आकार के एक स्पिरिट वर्ल्ड जीव ने फाउंटेन पेन से फाइलों की कुशलता से नकल की। लगभग 1 मिनट के बाद कैमस ने अपनी नजर बगल में आराम से बैठे लूमियन की ओर घुमाई, जो एल्यूमिनियम की पतली पन्नी को छील रहा था और डार्क ब्राउन चॉकलेट के एक टुकड़े का स्वाद ले रहा था। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या यही वो बहुत उपयोगी स्पिरिट वर्ल्ड जीव है जिसका आपने जिक्र किया था? खुशबूदार चॉकलेट चबाते हुए लूमियन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, ये रैबिट्स ऑफ नॉलेज में से एक है। ये आपको नकल करने की मेहनत से बचने में मदद कर सकता है। मुझे ऐसे नकल करने वाले टूल की क्या जरूरत है?
कैमस मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा क्योंकि उसे सीरियल मर्डर्स का इनाम और ब्राम की मौत का भयानक सीन याद आया। लूमियन ने मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, जब आप अपने शब्दों की उत्पत्ति को छिपाना पसंद करें तो सहायता के लिए रैबिट ऑफ नॉलेज को बुलाएं। इसके अलावा ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्पिरिट वर्ल्ड जीव है। यह मिलने वाली जानकारी के आधार पर विकसित होता है। बेशक यह आदर्श है यदि आप स्पिरिट वर्ल्ड जीव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित कर सकें। अन्यथा हर बार बुलाया गया रैबिट ऑफ नॉलेज अलग हो सकता है, जिससे पालन पोषण करना असंभव हो जाता है। ग्रोथ ओरिएंटेड। कैमस ने शब्द को दोहराया, उसके हाव भाव धीरे धीरे नरम हो गए। ... होटल ओरेला वापस आकर लूमियन ने अपनी जेब से एल्यूमिनियम की 2 पुरानी पन्नी निकाली और एक लुडविग को थमा दी। इन्हें खाकर देखो, उसने मुस्कुराहट के साथ सुझाव दिया।